Hello everyone, this is CA Nikita Somani and we are studying costing. कॉस्टिंग में प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? मेरिट रेटिंग, जॉब इवैल्यूएशन, पेरोल डिपार्टमेंट और इनका काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर ये एक्टिविटी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सब पढ़ा था। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फंक्शंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट? पेरोल के डिपार्टमेंट का फंक्शंस क्या क्या है, ये सब पढ़ा था। ऊपर और क्या पढ़ा था? टाइम एंड मोशन स्टडी पढ़ा था कि स्टडी एम्स एट व्हाट, एंड देन बेनिफिट्स ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। आई होप आप इसको रिवाइज कर रहे हैं। एक आइडिया बताओ कि क्या करना चाहिए? थ्योरी, थ्योरी के लिए एक अलग से 100 पेजेस का नोटबुक बना लो, जिसमें क्या करना है ना, ऐसे टाइम एंड मोशन स्टडी हो गया, जॉब इवैल्यूएशन हो गया, टाइम मेजरमेंट, जो भी ऐसे सिमिलर टर्म्स दिखते हैं, जैसे टाइम स्टडी था एक, टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, वो ऐसे एक एक वर्ड में ऐसे लिख दो। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंफ्यूजन कुछ रहेगा तो वो हट जाएगा कि ये अलग है, ये अलग है। और क्या क्या है? जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, मेरिट रेटिंग है ना, ऐसा ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट और दो चीजें क्या पढ़ी थी? टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग पढ़ा था क्या हमने? ये सब टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग। अब इससे एक चीज हो जाएगी, एक तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। ये किसके बारे में बात करता है? जॉब के बारे में बात करता है। मेरिट रेटिंग किसके बारे में बात करता है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में बात करता है। जो कौन करता है इनको रेट? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज को अपने रेटिंग देता है। कैसे रेटिंग देता है? 5 4 3 2 1, और उस बेसिस पर वो क्या डिसाइड करता है, उनका प्रमोशन करना है कि नहीं, उनको कितना एक्स्ट्रा देना है, प्रीमियम कितना देना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉयर। नेक्स्ट टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग। हमने देखा था कि टाइम कीपिंग किसके लिए रहता है और बुकिंग किसके लिए रहता है। कीपिंग तो ठीक है कि कौन आया, कौन एब्सेंट है, कौन लेट आया, ये सारी चीजों का मेंटेनेंस ये टाइम कीपिंग से हो जाएगा, जिसमें हमने सारे वो देखो पढ़े थे कि, है ना, अटेंडेंस लगवाओ, डिस्क लगवाओ, क्लॉक कार्ड लगवाओ या फिर बायोमेट्रिक लगवाओ। टाइम कीपिंग का बात किया था। टाइम बुकिंग में हमने बाकी सारी बातें पढ़ी। टाइम बुकिंग क्या होता है कि फैक्ट्री में अंदर आने के बाद किसने कितना, कौन से जॉब पर या कौन से प्रोडक्शन पर, कौन से मशीनरी पर, कौन से डिपार्टमेंट में कितना काम किया बताओ। तो वो क्या करेंगे, फिर अपना टाइम शीट भरो, वीकली भरो या फिर है ना डेली भरो। उसके बाद नहीं तो और सारी चीजें पढ़ी थी हमने, जॉब कार्ड पढ़ा था। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है कहां पर? टाइम बुकिंग में। और कहां? टाइम कीपिंग में से। तो डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, प्लस मेथोडोलॉजी जो वहां पर डिस्कस किया ना, वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा डिफरेंशिएट किया है। तो और ज्यादा लिखोगे ना खुद से, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आती है बात। और जहां जहां पर कहीं पर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एग्जाम्पल शेयर किया है और आपको लिखना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो फिर यहां पर कहीं पर ऐसा स्टिकी नोट चिपका दो, कलरफुल कुछ लिख दो, पेंसिल यूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स यू कैन डू विथ योर बुक। ठीक है, यस मैम, वी हैव गॉट दिस। ओके, फिर क्या पढ़ेंगे आज? पेरोल हो गया, ये हो गया। ओके, come down to this: overtime wages, overtime premium. Okay, please come down to this page number 92: overtime wages and overtime premium. Please do your work, read this. क्या बोल रहा है देखो। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम वेजेस, क्या समझ में आता है? एकदम वर्ड से डिफाइन हो जाता है ना क्या बात करना चाह रहा है।
ओवर टाइम मतलब जरूरत से ज्यादा का काम कर देना। चलो देखते हैं। अब ये देखो एक एम्प्लॉय है, ये कौन है? एम्प्लॉय। और ये कहाँ पे डिस्कस किया है पता है? कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में डिस्कस किया है कि ओवर टाइम को क्या बोलते हैं। अब आपको डिटेल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे कि बता दो एज पर CAS 7 ओवर टाइम वेजेस क्या होता है या तो ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है। दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम या ओवर टाइम वेजेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका एक ही आंसर है। ठीक है, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओवर टाइम का सिंपल मतलब क्या होता है नॉर्मली कि एम्प्लॉय को ना उसका जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बोल दिया गया है देखो सुबह आपको 9 बजे आना है 9 AM टू शाम को आपको 6:30 बजे तक काम करना है। ये क्या हो गया इसका नॉर्मल आवर्स। अभी क्या हो गया कि चलो एम्प्लॉय अभी काम कर सकता है, ही इज यंग, तो अभी और काम कर सकता है, तो क्या बोलता है चलो ठीक है ना अभी तो 6:30 बजे है, मैं और थोड़ा काम कर सकता हूं। ये क्या करता है 10 मिनट का ब्रेक ले लेता है 6:40 PM टू 8 PM। एक्स्ट्रा काम कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा काम। अब इसको क्या बोलते हैं ओवर टाइम, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल टाइम। नॉर्मली जितने भी बाकी एम्प्लॉयज होंगे ना सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे 6:30 बजे, उनको नॉर्मल पे तो मिलता ही रहेगा। और ये वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि 9 से 6:30 क्या इंसान अपने आप सिर्फ काम ही करता जाएगा मशीन की तरह कि मतलब स्विच ऑन कर दिया फैक्ट्री में एंटर, बस पैर अंदर धरते ही क्या हो गया कि काम शुरू हो गया। काम शुरू ऐसा हुआ कि वो मतलब चलता ही जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं ले रहा है। इज दैट पॉसिबल? हमने इनिशियली स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि लेबर में क्या इन्वॉल्व है, ह्यूमन एलिमेंट इज इन्वॉल्व। और ह्यूमन सबका ब्रेन अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबका सोच अलग है, एवरीबडी डजंट थिंक इक्वली। मशीन एक सरी का खरीद लो ना तो अपने आप काम करता जाएगा, इंसान नहीं होता ऐसा। बाकी सारे लोगों का थिंकिंग है जितना एग्रीमेंट में लिखा है ना उतना काम करेंगे चल देंगे। बट ये वाला जो एम्प्लॉय है ना, कौन सा वाला, दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ये बोलता है नहीं मैं थोड़ा सा ओवर टाइम करूंगा। ऑफ कोर्स ओवर टाइम करेगा तो इसका बॉस जो है इसको क्या देगा, ओवर टाइम प्रीमियम भी देगा, पैसा देगा ना उसको। तो देखो वही बोल रहा है यहां पर कि फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस आर डबल द यूजुअल रेट्स ऑफ वेजेस। फैक्ट्रीज एक्ट में तो ऐसा लिखा है कि अगर किसी ने ओवर टाइम किया है, यूजुअल टाइम से ज्यादा का काम किया है, तो जितना वेज रेट है ना आप उससे थोड़ा सा ज्यादा ही दो या डबल दो। ऐसा कहाँ लिखा गया है? फैक्ट्रीज एक्ट में बोल दिया उन्होंने। बट अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी है, फैक्ट्रीज एक्ट तो छोड़ो, अगर ओवर टाइम करेगा और उसको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा वो ओवर टाइम? बाकी जैसे एम्प्लॉयज जा रहे हैं 6:30 बजे, वो भी निकल लेगा, अपना शॉपिंग करेगा, गार्डन में घूमेगा, भेलपुरी खाएगा, पानी पूरी खाएगा, जो करना है करेगा। ओवर टाइम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि सबको भी उतना ही मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है। अगर इसको एडिशनली कुछ चाहिए तो इसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। और ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम पेमेंट भी मिलना चाहिए। तो क्या बोलता है फैक्ट्रीज एक्ट में, बोला है डबल दो, डबल द यूजुअल रेट। इवन वेयर द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, अगर कहीं पर एक्ट का एप्लीकेबिलिटी नहीं भी है, द प्रैक्टिस इज टू पे फॉर ओवर टाइम वर्क एट द हायर रेट यूजुअली इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन whom एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वो ऐसा मान के चलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो जाती है, वो ऐसा मान लिया जाता है कि अगर ओवर टाइम करूंगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ऐसा कौन मानता है? एम्प्लॉई। और एम्प्लॉयर भी अपने दिमाग में रख के चलता है कि अगर मुझे फैक्ट्री को ग्रो करना है, अच्छे एम्प्लॉयज को रखना है, ओवर टाइम करवाना है, तो ओवर टाइम पे करना भी पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, हेंस पेमेंट फॉर ओवर टाइम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। एक तो क्या क्या आएगा ओवर टाइम में, क्या आएगा, क्या क्या आएगा बोलते हैं, नॉर्मल पेमेंट भी दो प्लस कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आएगा ना वो भी दो। और एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या बोलेंगे? प्रीमियम। एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या बोलेंगे? प्रीमियम। नॉर्मल मिल रहा है वो तो नॉर्मल ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो प्रीमियम। और एम्प्लॉय ना याद रखेगा सर बॉस क्या है, मतलब बस काम करो एक्स्ट्रा, बिना बोले देता है पैसा। ठीक है, ओवर टाइम करने का उसको रिवॉर्ड मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीमियम। एज पर टू एलिमेंट्स, okay, that is done. As per CAS 7, the overtime, that is what? Overtime premium is defined as overtime is the time spent beyond the normal working hours. समझ में आती है क्या बात?
ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम जो नॉर्मल आवर्स के भी ऊपर काम करता है कोई, तो उसको ओवर टाइम बोलेंगे, और यूजुअली उनको ज्यादा रेट पे किया जाता है rather than normal time rate. The extra amount payable beyond the normal wages and salary for the beyond the normal working hours is called as what? Overtime premium. क्लियर है क्या? बता दो जल्दी से। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दूं तो नॉर्मली उसको मिलता है 1000, ठीक है, 1000 मिलता है पर मंथ, ऐसा समझ लो। अगर वो 9 बजे आएगा, 6:30 बजे जाएगा, 1000 रुपया उसको मिलेगा पर मंथ, ठीक है, दिस इज पर मंथ, 1000 पर मंथ। चलो ठीक है, 1000 कम हो गया, 10000 कर देते हैं इसको, 1000 पर मंथ। पर ओवर टाइम कर रहा है, रोज का मतलब 8 बजे जा रहा है, तो उसने एक्स्ट्रा काम कर लिया, देखो यहाँ पर, तो बोलते हैं चलो तुमने ओवर टाइम किया ना, तो तुमको देंगे 14000, 14000 पर मंथ। मतलब आप समझ रहे हो ये जो है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 14000 माइनस 10000 कितना है? 4000 एक्स्ट्रा पर मंथ। मतलब ये 4000 क्या हो गया फिर? प्रीमियम। और प्रीमियम किस बात का दिया जाता है? नॉर्मल से अगर कुछ तुम ज्यादा काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, तो उसका तुमको मिलेगा व्हाट? प्रीमियम। कुछ लिखना है क्या इसमें से? चलो लिख लो फिर, 2 सेकंड देती हूँ, प्लीज फटाफट से लिख लो। ओके, आई होप दिस इज रिटन। और आपको ना जितना टाइम दिया, अगर उतने में नहीं हुआ तो प्लीज वहां पर थोड़ा पॉज कर लो। पॉज करने के बाद आराम से कॉपी कर लेना उसको, ठीक है। और मैं जहां तक बोलूंगी कि अगर यहाँ आपको स्पेस ऐसे नहीं पुर रही है पूरी, ठीक है, तो वहां पर आप स्टिकी नोट लगा लो। यूज कलरफुल स्टिकी नोट्स। अगर ऐसा कुछ वहां पर स्पेस आपके पास नहीं है लिखने के लिए, तो वहां पर स्टिकी नोट चिपका दो, स्टिकी नोट पे ये बना लो, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इतना पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिस्कस किया है इसमें। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। पढ़ लो तो जरा एक बार, प्लीज रीड डाउन, क्या बोला है। ओवर टाइम हमने क्या बोला अभी? एक्स्ट्रा काम किया उसका होता है। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे आप पॉइंट वाइज भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया उन्होंने कि जो ओवर टाइम प्रीमियम रहेगा ना, एक तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट को लगा दो, डायरेक्टली कॉस्ट में इंक्लूड कर लो, क्योंकि पता है कि ओवर टाइम देने वाले हैं, मतलब ये 10,000 के बदले 14,000 दिया ना, तो बोलते हैं कि ये क्या कर लो, इसको कॉस्ट में ऐड कर लो। और कैटेगरीज हम है नीचे कुछ कैटेगरीज जिसको उन्होंने अलग अलग सेग्रीगेट करके बताया, हम भी देखेंगे कैसे करेंगे उसको। बट देन बोलते हैं कि क्या डिपेंडेंसी किस चीज की होनी चाहिए फिर? इट शुड डिपेंड अपॉन व्हाट? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। क्या है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होगी? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या हो सकती है? कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में इमरजेंसी काम आ गया, कुछ ओवर टाइम काम करना ही है, बट जितने लोग हैं ना उनसे ओवर टाइम नहीं बन पा रहा। देखो पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, कितना भी रैंकर स्टूडेंट क्यों ना हो, फर्स्ट चीज, नॉर्मल स्टूडेंट की कैपेसिटी हो सकती है कि वो 10 आवर्स पढ़ेगा, मैक्स टू मैक्स 12 घंटे पढ़ेगा, ठीक है, दिन का। बहुत और ज्यादा एंथुजियास्टिक स्टूडेंट है तो कितने 14 आवर्स पढ़ लेगा, ठीक है। बट अगर रैंकर स्टूडेंट है, मतलब पूरे बॉडी में बस पढ़ाई घुसी है, तो क्या बोल देगा कि कितना घंटे पढ़ूंगा मैं? आई स्टडी फॉर अराउंड 16 आवर्स। 16 घंटे मतलब उसको पढ़ना ही है, पढ़े बिना नींद ही नहीं आती। 16 आवर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम हो जाता है। उसके बियॉन्ड कोई पढ़ेगा ना तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। 16 आवर्स के ऊपर अगर उसने पढ़ लिया, मतलब 4-5 घंटे भी सो नहीं रहा है कोई आदमी, तो फिर उसको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा है क्या कि 16 घंटे बस पढ़ते ही रहेगा, पढ़ते ही रहेगा, पढ़ते ही रहेगा, थोड़ा बहुत टाइम पास इधर उधर लगता है यार, बट अगर कोई कंटिन्यू पढ़े ही जा रहा है, बस 16 घंटे पढ़ना ही है, दिन रात बस पढ़ रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट 17वें घंटे में हिल बी इन हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि वो एकदम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के भी ऊपर पढ़ लिया ना उसने। तो बोलते हैं कि देखो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और
कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जैसा कॉस्ट जहां जाना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखो नीचे बता दिया उन्होंने ओवर टाइम कब कब हो सकता है। फर्स्ट थिंग, ओवर टाइम कब कब हो सकता है, बाजू में स्पेस है, मैं भी लिखती हूँ आप भी लिखो। कब कब हो सकता है, एक तो अर्जेंसीज, क्या बोलता है फर्स्ट ये। अब सेकेंड पॉइंट समझ लो, ये वाला पढ़ा क्या आपने, जो अंडरलाइन किया है मैंने, कि बोलता है अगर ओवर टाइम कोई कर रहा है ड्यू टू व्हाट, अर्जेंसीज ऑफ द वर्क, नॉर्मल जो पेमेंट रहेगा, नॉर्मल पेमेंट जो करते हैं ना अभी, जैसे 10,000 मैंने बताया, तो वो कहां डालेंगे, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डालेंगे, मतलब प्रोडक्शन को चार्ज कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन को डायरेक्टली चार्ज कर देंगे। बट अगर उसने जो एक्स्ट्रा का प्रीमियम वाला रहेगा ना, उसको डाल देंगे ओवरहेड में। नॉर्मली खर्चा होता है क्या अर्जेंसी का, अर्जेंसी हमेशा आती है क्या, नहीं, तो बोलते हैं देखो जो नॉर्मल पे रहेगा ना, नॉर्मल पेमेंट करेंगे, उसको डाल दो क्या, प्रोडक्शन में। जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो एक्सपेंसेस लगते हैं ना हमारे कॉस्ट शीट बनने में, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसमें डाल दो। ओवरहेड की कॉस्ट देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ये जो डायरेक्ट लेबर होता है, कुछ कुछ डायरेक्ट लेबर लगता है देखो जिसके बिना काम ही चालू नहीं होता। ठीक है, तो उसमें ऐसे समझ लो कि भाई जो प्रोडक्शन में हमारा शुरू हुआ ना, तो देखो ना बोल रहा है ये कि अगर इमरजेंसी के थ्रू वर्क अगर आ गया तो उसको आप डायरेक्ट लेबर को चार्ज कर दो, मतलब क्या, प्रोडक्शन में चार्ज कर दो डायरेक्टली। बट अगर ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम अगर हो रहा है, तो ओवर टाइम का कॉस्ट कहां डालना है, ओवरहेड में। कौन सा ओवर टाइम, कौन सा ओवर टाइम, ये है अर्जेंसीज वाला ओवर टाइम। अर्जेंसी हमेशा नहीं आती। ठीक है, चलो फिर इसका चार्ट बनाएंगे एक बार। क्या बोल दिया उसने, CAS 7, ऐसा ही है। और हम लोग किसका बना रहे हैं, ओवर टाइम का। ओवर टाइम, उसके रीजंस अब देखो अलग अलग ऐसे निकाल लेते हैं। यहां पर मैं निकाल देती हूँ अर्जेंसी। अर्जेंसी, अर्जेंसी में क्या बोला है, जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टाइम रहेगा, उसको डाल दो कहां पर, डायरेक्ट लेबर। और अगर कुछ ओवर टाइम कर रहा है तो उसको कहां डाल दो, ओवरहेड। ओवरहेड में क्यों डाला है, क्योंकि अर्जेंसी हमेशा नहीं आती है, इसलिए क्या किया है, नॉर्मल को डायरेक्ट लेबर में डाला है और ओवर टाइम को कहां डाला है, ओवरहेड में। कौन सी सिचुएशन है ये, अर्जेंसी वाली। समझ में आती है क्या बात। अभी एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइम दूंगी तो फिर चार्ट कॉपी कर लेना। ओके, नेक्स्ट पढ़ो तो, क्या बोला है थर्ड पॉइंट। समझ में आता है क्या कुछ, ओवर टाइम स्पेंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। अभी देखो कस्टमर क्या बोल रहा है कि मुझे ना ये ऑर्डर बस 2 दिन में चाहिए, और 2 दिन नहीं लगता नॉर्मली उसको, नॉर्मली उस यूनिट या प्रोडक्ट को जो भी उसका ऑर्डर है उसको बनाने में लगते हैं 5 दिन, बट उसको चाहिए एकदम फास्ट में। तो सारे एम्प्लॉय जो वहां पे एम्प्लॉयज रहेंगे सबको ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब देखो ये एम्प्लॉयज का कोई इससे लेना देना नहीं है कि उनको तो काम किससे है, अपना ओवर टाइम मिलने से मतलब। ये सब चीजें किसको काम में आती है, जिसकी फैक्ट्री है, जो एम्प्लॉयर है, उसको ये पूरा कॉस्टिंग बनाना है ना, कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट में वो पूरा बनाते आएगा ऊपर से, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, उसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड में क्या आता खर्चा, पूरा बाकी का जो खर्चा होता ना, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हमने बात की थी, वो कहाँ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर और एक ओवरहेड आता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बाद और एक ओवरहेड आता है, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 3 ओवरहेड्स आते हैं, तो तीनों में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट क्या बोल रहे हैं कि अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम अगर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को ही चाहिए, कस्टमर किसका, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर किसको बोलेगा, एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉयर बोल रहा है कि कस्टमर का स्पेसिफिकेशन है, ऐसा हो सकता है बार बार, ऐसा बार बार हो सकता है क्या, क्या ये कंपनी का पॉलिसी है कि अगर कस्टमर बोलेगा उनको इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए तो बनाकर देना पड़ेगा, यस बिल्कुल। कस्टमर तो भगवान होता है, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा मॉडिफाई करके देना पड़ेगा, और जब चाहिए तब देना पड़ेगा।
तो क्या बोलते हैं देखो, अगर ओवर टाइम is spent at the request of the customer, then the entire amount, what क्या बोल रहे हैं, entire amount including what, overtime premium, क्या बोल रहा है वापस रिपीट करो एक बार, entire amount including what, overtime premium is treated as direct wages, is treated as what, direct wages and should be charged to the job। क्या बात समझ में आती है? ऊपर क्या हमने पढ़ा, अर्जेंसी आ गई तो नॉर्मल जो पे कर रहे हैं उसको डायरेक्ट वेजेस को डालेंगे, और जो ओवर टाइम पे कर रहे हैं उसको कहां डालेंगे, ओवरहेड्स को, क्योंकि अर्जेंसी बार बार अराइज नहीं होती, कभी कभी अराइज होती है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो कस्टमर तो भगवान है, तो ऐसे मान के चलो कि पूरा का पूरा जो भी एम्प्लॉय 5 दिन का काम 2 दिन में कर रहा है ना, वो 2 दिन का जो प्रीमियम उनको ओवर टाइम भी मिल रहा है वो कहां चार्ज होगा, डायरेक्ट वेजेस को। कुछ ओवरहेड को गया क्या यहाँ पे, नहीं। ये कौन बोलता है, CAS 7। कौन बोल रहा है ये, CAS 7। चलो लिख लो अपने चार्ट में। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, as per customers specification। तो क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा अमाउंट है ना, नॉर्मल वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज टू डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज टू डायरेक्टली टू वेजेस, डायरेक्ट वेजेस को चार्ज करना पड़ेगा, मतलब किसको, चार्ज टू जॉब। ओके, प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगा वो। व्हेन द ओवर टाइम, पढ़ो तो आगे, पॉइंट नंबर 4, क्या बोल रहा है 4th नंबर का पॉइंट, when the overtime is worked due to lack of capacity as a general policy of the company, then the total amount paid is treated as direct wages, which is computed at the estimated rate based on the figures of the previous year। किस चीज का बात कर रहे हैं वो, lack of capacity, lack of capacity, lack of capacity। चाहिए कि 10 एम्प्लॉइज काम करे फैक्ट्री में, बट अभी क्या करे, एम्प्लॉइज मिल ही नहीं रहे, तो 10 के जगह ना अभी काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो आप 6 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों का काम करना है। अब ये कौन सी सिचुएशन हो गई जहां पर लैक ऑफ कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब अभी जैसा एग्जाम्पल दिया था कि इंसान 16 घंटे तक पढ़ सकता है, उसके ऊपर नहीं। अब 6 लोग, चलो ठीक है 10 घंटे 12 घंटे काम कर लेंगे, उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अगर लैक ऑफ कैपेसिटी है और उसकी वजह से अगर कुछ लोगों को क्या ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मतलब 6 लोगों को और मतलब और स्ट्रेच करके काम करना पड़ रहा है, एम्प्लॉइज है ही नहीं और कस्टमर बोल रहे हैं नहीं अभी दे दो, तो अगर ऐसा कुछ है तो बोल रहे हैं कि क्या करो, एज पर कंपनी की जो भी पॉलिसी रहेगी, तो उस जो भी टोटल अमाउंट पेड रहेगा इंक्लूडिंग व्हाट, आपका प्रीमियम भी, तो कहां डाल दो उसको, डायरेक्ट वेजेस को चार्ज कर दो, विच इज कंप्यूटेड एट द एस्टिमेटेड रेट बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। और रेट कौन सा लगा दो उसको, प्रीवियस ईयर का कोई रेट है या प्रीवियस एस्टिमेटेड कोई रेट है तो वो लगा दो। तो ये कौन सी वाली सिचुएशन अराइज हो गई है, ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी। ऐड कर लू चार्ट में मैं, ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी। एक सेकेंड, इसको इधर स्ट्रेच कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी। तो अमाउंट इज चार्ज टू व्हाट, चार्ज टू डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, क्या, चार्ज टू डायरेक्ट वेजेस। ओके, समझ में आती है बात। नेक्स्ट, अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशंस है, क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल कंडीशंस। एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, आगे पढ़ लो क्या बोला है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया। अब ये हमेशा होता है क्या, नहीं, ये कभी कभी होता है।
अगर कभी कभी होता है तो क्या बोलते हैं कि ये इसके जैसा नहीं है। अर्जेंसी क्या है, बार बार अराइज हो सकती है। समझो अर्जेंसी साल में 4-5 बार होती है राइस, तो उतना मान के चलते। चलो अर्जेंसी क्या है कि कस्टमर को अर्जेंट चाहिए कुछ, तो फिर उसके हिसाब से बनवा के देना पड़ेगा अर्जेंट एकदम। बट अब ये कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशंस, जहां फ्लड 2-3 बार आएगा क्या साल में, ऐसा मान के चलते क्या, ऐसे 2-3 बार फ्लड आ जाएगा, 1-2 बार अर्थक्वेक आ जाएगा, एक बार तो आग लगी जाएगी, ऐसा मान के चलते हैं क्या। देखो इसके लिए अलग से और टॉपिक डिस्कस्ड है। कैसे, कुछ इंश्योरेंस ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उसका भी अलग से एफआर में, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चीजें डिस्कस होती है, अलग से उसका वर्किंग होता है। बट अब ये सारी चीजें ना नॉर्मली नहीं होती, पता भी नहीं होता इंसान को कब होगी कब नहीं, क्या, ठीक है। तो एबनॉर्मली अगर कोई चीज हो जाती है तो बोलते हैं क्या, पी एंड एल को डाल दो। अभी तक हमने जब भी पढ़ा है, एबनॉर्मल गेन हो या लॉस हो, कहां पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाता है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अगर एबनॉर्मल कंडीशंस हो रही है तो क्या होता है, इट इज चार्ज, शुड नॉट बी चार्ज टुवर्ड कॉस्ट। क्या देखो बोल रहे हैं, ओवर टाइम वर्कड on account of abnormal conditions such as flood, earthquake should not be charged to cost but to costing profit and loss account। समझ में आती है क्या बात। तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर आगे और एक एरो निकाल के आई कैन राइट एबनॉर्मल सिचुएशंस। एग्जाम्पल क्या है, फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसका क्या करना चाहिए, ये नॉर्मली होता है क्या, नहीं, इट शुड बी चार्ज्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ओके है क्या, ओके। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसको, चार्ट कॉपी करने के लिए टाइम दूंगी, उसके बाद आप कर सकते हो कॉपी। तो ये हो गया क्या, फोर्थ पॉइंट, आई कैन से दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। तो आप लोगों को समझ में आती है बात, किस किस का डिस्कस कर रहे हैं वो, अर्जेंसी, रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी, एंड देन व्हाट, एबनॉर्मल कंडीशंस। सबका सीएस में अलग 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 क्या है, ट्रीटमेंट है ऑफ व्हाट, ओवर टाइम, ओवर टाइम ही है, हाँ ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है क्या। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा का ऐसा पूछा है, पीछे जाकर एक बार देख लेना, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ओके नेक्स्ट, it will thus be seen that overtime involved payment of increased wages। सही बात है ना, नॉर्मली 10,000 और अगर ओवर टाइम कर लिया तो 14,000, तो इंक्रीज्ड वेजेस हो गया। एंड शुड बी रिसोर्टेड टू ओनली when extremely essential। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये ना आदमी रोज ही बोलता है, चलो ठीक है काम भी नहीं है ना, मैं बैठ ही जाता हूँ फैक्ट्री में और जाऊंगा ना 8 बजे पंच कर दूंगा, काम तो नहीं कर रहा है फैक्ट्री में, बैठा है 6:30 बजे, कुछ दूसरा काम नहीं है, मस्त फैक्ट्री में एक बार का टहल के थोड़ा सा मस्त चाय कॉफी पी के घर जा रहा है, कब, 8 बजे, और बोल रहा है क्या, देखो देखो मैंने ना कार्ड को पंच किया है 8 बजे, 3 दिन का मुझे ओवर टाइम दे दो। तो बोलेंगे काम क्या किया तूने, वर्कशीट देखेंगे फिर उसका, तब काम में आएगा क्या, टाइम बुकिंग, कि बता तूने कहाँ पे काम किया ये, तो बोलेगा नहीं सर ऐसे ही था मैं फैक्ट्री में। फिर वहां पे उनको पता चलेगा कि एक्सट्रीमली जब एसेंशियल हो तभी ओवर टाइम करवाना चाहिए, ऐसे ओवर टाइम करवाना चाहिए क्या, नहीं। जब जरूरत नहीं है तो ओवर टाइम मत कराओ, जब बहुत नीड है तब कराओ। अब देखो जैसे एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई, अर्थक्वेक, फ्लड आ गया, पूरा नुकसान हो गया, तो सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग ओवर टाइम करके फैक्ट्री को फिर से दोबारा जैसे वो नॉर्मल थी ना पहले वैसा बना लेंगे। ओके नेक्स्ट पढ़ो, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, डिसएडवांटेजेस। देखो ओवर टाइम के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, किसी आदमी को ओवर टाइम करना है, अरे अच्छी बात है ओवर टाइम कर रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा, टाइम ज्यादा दे रहा है, एम्प्लॉय बहुत ऐसे उसकी एफिशिएंसी दिख के आ रही, फिर डिसएडवांटेजेस मतलब क्यों, पढ़ो तो एक बार, डिसएडवांटेजेस क्या पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक तो वो एक्सेस लेबर कॉस्ट को ऐड हो जाएगा, बराबर है, मानते हो आप भी, यस मैम मानते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। मैंने क्या बोला आपको कि अगर कोई 14 आवर्स पढ़ रहा है उसके बाद थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की लिमिटेशन आ जाती है, मतलब क्या, जितना कंसंट्रेशन फर्स्ट आवर में था
जब पढ़ाई शुरू की थी तो बहुत ज्यादा मतलब एफिशिएंसी से पढ़ाई हो रही थी, ज्यादा पढ़ने पड़ रहे थे, ज्यादा ग्रास्प हो पा रहा था। अब जब एंड टुवर्ड्स द एंड पढ़ रहे हो ना, एक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, प्लस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, उतने देर सो जाओ तो ज्यादा बेटर। तो क्या बोल रहे हैं वो, the degree in productivity the decrease in productivity output is usually proportionate to the excess time worked as efficiency during the late hours is diminished is what efficiency during late hours is what diminished। अब ये डिसएडवांटेज ही हुआ ना कि अगर आदमी का एफिशिएंसी कम हो गया तो ये बोलते हैं कि पहले ये एम्प्लॉय 1 घंटे में समझो 10 यूनिट बना रहा है, 1 आवर में 10 यूनिट्स, ऐसे में बोलूँ तो 1 आवर में 10 यूनिट्स जब फ्रेश फैक्ट्री में आया है तो, और जब रात को जा रहा है ना तो वो 1 घंटे में हार्डली 3 यूनिट्स बना रहा है। तो ये 3 यूनिट्स बना रहा है, हम उसको ओवर टाइम भी देंगे, तो क्या ये एक्सेस कॉस्ट बढ़ाना प्लस ये डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ क्या? डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी दिखता है आपको, 10 यूनिट्स कहाँ और 3 यूनिट्स का, तो बोलते हैं वो डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्यों ऐसा? क्योंकि लेट आवर्स काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होती है? डिमिनिश्ड। ऐसे वर्ड्स आपको भी एग्जाम में लिखने हैं क्या? एफिशिएंसी क्या होती है? डिमिनिश्ड। अब अगर ऐसा कुछ अंडरलाइन करती हुई है कुछ ना, आपको क्या करना है, ऐसा डायग्राम बना लो, इनिशियली जो डिस्कस किया ना, तो ऐसा टी डायग्राम बना लो एक, वहां पर लिख दो कुछ कुछ वर्ड्स। फर्स्ट लिख दो एक्सेस लेबर कॉस्ट, नेक्स्ट पॉइंट में डाल दो डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा ना, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिख गए बस उतना ही पढ़ के एग्जाम में चले जाना है। उतने पॉइंट्स में से अगर आपको समझो 5 पॉइंट भी याद आ गए, यू वुड गेट मार्क्स। पूरे ना भी याद आए और 5 आ गए ना याद, बस। कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट थियोरी पूछते हैं क्या वो? हाँ पूछते हैं। और फिर थियोरी इट कैन सेव यू फ्रॉम फेलिंग। फेल हो जाओगे ना तो है ना, फेल होने के तगार पर रहोगे एकदम कि बस अब कुछ नहीं आ रहा है, थ्योरी कैन सेव। पर थ्योरी अगर पढ़ के नहीं गया है कोई तो लिख नहीं पाएंगे। अब ये आपको पॉइंट पता है क्या, ज्यादा ज्यादा काम क्या करेगा, चलो एक्सेस कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएगा, और ये दूसरा पॉइंट तो ओवरहेड अगर पढ़ के नहीं गया है तो समझ में नहीं आएगा, अरे लिखूं क्या मैं। तो अब समझ में आती है बात, हाँ मैम सही बात बोल रहे हो आप, अगर लेट काम करेगा कोई, लेट तक काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होगा। नेक्स्ट, वर्क इन द इवनिंग इंक्रीजेस लाइटनिंग कॉस्ट। देखो कॉस्टिंग है ये, ऐसा कभी दिमाग लगाया भी नहीं होगा। अच्छा आप अगर देख भी रहे हो ना ऊपर नीचे पंखे की तरफ ऐसा, तो समझ में नहीं आएगा और क्या लिखूं आंसर में। अब वहां पर तो देखो इनकी थिंकिंग जहां पर आपकी खत्म होगी वहां से शुरू हो जाएगी। कॉस्टिंग वालों की थिंकिंग क्या बोल रहा है देखो, कि सुबह काम करोगे तो बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। हम भी ऐसे ही करते हैं यार, सुबह के टाइम में हमारे लाइट्स जनरली घर के भी ऑफ रहते हैं, तो घर का भी टेंडेंसी क्या होता है कि सुबह में जो मैक्सिमम काम है वो कंप्लीट कर लो। शाम को क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो काम क्या करेगा। इवनिंग में तो लाइट्स तो लगने ही वाली है, लाइट्स लगेगा, फैन तो दिन भर ही लगता है, चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट्स, अब फैक्ट्री में एक लाइट होगा क्या? फैक्ट्री में पूरी फैक्ट्री में लाइट चलेगी। अब बताओ वो फैक्ट्री में लाइट अगर चल रही है और ओवर टाइम काम कर रहा है कोई, नॉर्मली तो चलो चलने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली तो उतना लगने ही वाला है वरना फैक्ट्री क्यों खोला है फिर। पर ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम लाइटनिंग का भी तो कॉस्ट लग रहा है, तो बोलते हैं कि अगर इवनिंग में ज्यादा देर एम्प्लॉय बैठ गया तो फिर लाइटनिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है क्या? कभी देखना ऐसा कोई खड़ूस अगर ओनर रहेगा ना, वो करता है ऐसा, तुम्ही झोपलेच नाही मग काय लाईट चालू आहे मग सकाळी अभ्यास करायचं ना। तर सकाळी काय, सकाळी तर क्लास असते ना, सकाळी दुसरे पण काम असतात। मराठीत नका बोलू मॅम, इंग्लिश मध्ये बोला नाही तर मग हिंदी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये कळते। बरं ठीक आहे। कंटिन्यूअस वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स लीड्स टू फटीग एंड डिफेक्टिव वर्क। क्या बोलता है देखो, एकदम कंटिन्यूअस वर्क ना, देखो कोई बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेच करके काम करेगा ना, वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करेगा। मतलब क्या, ओवर टाइम करने के लिए तो कर देगा, दिखने को दिख रहा है बाप रे क्या पढ़ रहा है। अब मम्मी को अगर आप बहुत देर तक एक साथ ऐसे पढ़ाई करते हुए दिख गए तो ऐसे लगता है बाप रे वेरी गुड, मेरा बच्चा मेरा लाल पढ़ रहा है सुबह से, खाने पीने को भी लेके आएगी, कुछ मीठा खा ले, पानी पी ले, ये दूध पी ले, वो कर ले, ये कर ले। पर रियलिटी तो आपको पता है ना कि इतना पढ़ा और कब से तो मैं बस ऐसे पेपर को ताक ही रहा हूं, आई एम इन लव विद द पेपर, और उसको मैं बस देख ही रहा हूं। तो फिर ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है उससे, तो बस क्या होता है उतनी देर में भाई चल ले तो फिर ये थोड़ा कम हो जाएगा। या तो मूवी देख लो, टाइम पास ही हो रहा है तो डिफेक्टिव मतलब वो टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो पढ़ लो फिर कुछ, या मूवी देख लो, है ना, कुछ तो कहीं तो टाइम इन्वेस्ट होगा ना, इफेक्टिव होगा। चलो ठीक है, कोई अच्छी मूवी देख लो, सूर्यवंशम मत देखना, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअस वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स लीड्स टू व्हाट, फटीग एंड डिफेक्टिव वर्क। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है ना, वो इरिटेट हो गया, एकदम लॉन्ग आवर्स काम कर रहा है, बोल रहे हैं अरे अरे क्या है यार, रोज का है, सुबह आओ शाम को जाओ, ऊपर से ओवर टाइम करो, नहीं तो प्रीमियम नहीं मिलता, उसको तो मिल रहा है, मेरे को भी मिलना चाहिए, तो मैं भी काम करूंगा। पर इसको करना थोड़ी है, दो एम्प्लॉइज है, एक खुशी से करता है, दूसरा बस करने के लिए करता है, तो फिर इसको तो मस्त ओवर टाइम मिलता है, अच्छा नाम भी मिलता है, और ये क्या कर रहा है, ओवर टाइम तो मिल रहा है पर नाम खराब कर रहा है, ये तो चीजें फोड़ता है। तो फिर बोल दे, बॉस बोल देगा अगले दिन से तुम ओवर टाइम मत करो, और किया भी तो ओवर टाइम नहीं दूंगा, चलेगा क्या? हाँ मैम चलेगा। नेक्स्ट पढ़ लो, तो क्या है, हेल्थ। सारी चीजों को ना आपके पढ़ाई से कनेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री में लेट आवर्स पे काम करना है, और आपको अगर लेट आवर्स पढ़ना है बियॉन्ड, मतलब नॉर्मली तो जितना लेट पढ़ना है पढ़ते ही हो, बट बियॉन्ड अगर पढ़ लिया कुछ, नॉर्मल से बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया, तो देखो आपकी हेल्थ पे भी बन सकती है। मतलब क्या, कभी बीपी हाई हो सकता है, कभी आपको एकदम हाइपरटेंशन हो सकता है, आपकी नींद कंप्लीट ना होने की वजह से आपको एनर्जी लो हो सकती है, वॉट जो भी रीजंस हो, फीवर हो सकता है, जो भी। ठीक है, तो आपको फिर नेक्स्ट डे ऐसा होगा कि ग्लूकोज चलाना पड़ेगा, है ना, हॉस्पिटल जाके मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा अरे ये थक गया, इतना पढ़ रहा था और बस चक्कर आके गिरे। होता है ऐसा कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा पढ़ ले, स्ट्रेस ले ले किसी बात का, तो एग्जामिनेशन हॉल के, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक बुक पढ़ते हैं, तो रात भर दिन भर बस पढ़ाई होती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट जैसे एग्जाम में जाने के पहले तक वो पढ़ते हैं और फिर वहां पर फेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्या तो बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, तो उनके हेल्थ पे बनेगी वो। तो हेल्थ ऑफ द वर्कर्स कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, ओवर टाइम। नेक्स्ट, ओवर टाइम वर्क इज नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द वर्कर्स मे लीड टू डिसकंटेनमेंट। देखो ओवर टाइम का क्या होता है ना, कुछ एम्प्लॉयज थोड़ा करते हैं, एक आधा घंटा ओवर टाइम करेंगे, ये 1 घंटा करेगा, ये 1.5 घंटा ओवर टाइम करेगा, ये बोलेगा नहीं मेरे में और ज्यादा मतलब हिम्मत है, ताकत भी है, तो मैं क्या करूंगा 2 घंटा 2.5 घंटा कर लूंगा। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? बॉस बोलता है क्या नहीं नहीं सबको इतना करना पड़ेगा, वो तो अपने चॉइस पे। बट चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा, हमने अभी जो फॉर्मूलेस पढ़े, 83% टू 100%। अब चाहे कोई 83% काम करे, कोई 93% एक्स्ट्रा काम करे, कोई 97% करे, पे तो सबको सेम ही मिलना है। ओके, देर इज अनयूजुअल स्ट्रेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बोला ना मैंने, कॉस्टिंग कुछ भी सोच सकता है। क्या बोल रहे हैं देखो, नॉर्मल मशीनरी जितनी चलनी है ना उतनी तो चलनी है, फैक्ट्री चलेगी क्या उसके बिना? नहीं चलेगी। नॉर्मली तो फैक्ट्री को 7 घंटे चलना ही पड़ेगा नॉर्मल प्रोडक्शन करने के लिए। ओवर टाइम करने के लिए ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मली अगर आप 10 घंटे चला रहे हो ना मशीनरी को, नो प्रॉब्लम, बट अगर ओवर टाइम जिस दिन कर लिया तो 14 आवर्स चला लिया, 4 घंटे एक्स्ट्रा चला लिया, तो जो 4 घंटे एक्स्ट्रा का चलाया है उसमें क्या हो रहा है, मशीनरी पे अनयूजुअल स्ट्रेन आ रहा है, इंसान को स्ट्रेस, मशीन को स्ट्रेन। I hope that is clear now. Once overtime is resorted to for some time, the workers take the overtime wages as a part of their normal earnings and resist future attempts to discontinue overtime work. ये पॉइंट बहुत अच्छा है, समझो तो बहुत गहरा है एकदम। क्या बोलता है देखो, कि कुछ टाइम तक ना कुछ एम्प्लॉइज ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उनको पता चल गया कि थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं ना हमको ओवर टाइम प्रीमियम मिलता है। अब ये उनका रूटीन बन गया कि ओवर टाइम मिलना ही है, ओवर टाइम मिलना ही है, ओवर टाइम मिलना ही है। ओवर टाइम जिस टाइम नहीं मिला ना तो बोल देंगे हम जा रहे छोड़ के। वो दूसरा फैक्ट्री है ना, वो बोलता है कि चलो ठीक है ओवर टाइम थोड़ा बहुत भी करोगे सबको मैं ज्यादा दूंगा। तो बोलते हैं कि उनको वो ऐसा लगेगा कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉर्मल टाइम है। देखो क्या बोलते हैं, वर्कर्स टेक ओवर टाइम वेजेस एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल अर्निंग्स, एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल अर्निंग्स एंड रेसिस्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स टू डिसकंटिन्यू ओवर टाइम वर्क। उनको ऐसा लगता है कि अब हमको ओवर टाइम डिसकंटिन्यूएशन में रखना है, डिसकंटिन्यू करना ही नहीं है, ओवर टाइम करूंगा ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम करूंगा ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम करूंगा ओवर टाइम प्रीमियम, पूरे साल ओवर टाइम करूंगा।
मुझे पूरे साल ओवर टाइम प्रीमियम मिलता रहेगा। तो बोलते हैं कि फ्यूचर में ना एम्प्लॉयज ऐसे नहीं मानते, चलो ठीक है अभी काम नहीं है तो घर जाता हूँ आराम करता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसको लगता है नहीं पिछले महीने मिला ना, इस महीने भी मिलेगा, अगले महीने भी मिलेगा और मिलते जाएगा एंड तक। तो वो फिर रेसिस्ट करते हैं क्या, डिसकंटिन्यू ओवर टाइम वर्क, क्योंकि उनको लगता है मेरे में कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ और अगर मैं उतना काम करूंगा तो मुझे उतना अर्निंग हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ। देयर इज अ टेंडेंसी टू कीप द वर्क पेंडिंग to be done during the overtime period or to intentionally slow down in order to compel the management to sanction overtime। ये सबसे मतलब घटिया रीजन हो सकता है किस चीज का, ओवर टाइम का। एक तो क्या कर देंगे अननेसेसरी, दूसरे दिन तक वो क्या हो जाएगा, काम पेंडिंग रह जाएगा। कुछ तो काम ऐसा टाइम पास करके कर रहे हो रहा है, चलते रहेगा, चलो 8 बजे तक कैसे तो भी मतलब टाइम को स्ट्रेच करके करना है, काम करना है तो बस कर लो, ओवर टाइम वैसे ही मिल जाएगा, 8 बजे जाना है बस घर पे, ऊपर से जो खाना मिलेगा 8 बजे के बाद जाने का वो अलग से। तो बोलते हैं कि फिर क्या होगा, एक तो अननेसेसरी पेंडिंग वर्क, दूसरा इंटेंशनली स्लो डाउन इन ऑर्डर टू कंपेल द मैनेजमेंट टू सैंक्शन ओवर टाइम। अननेसेसरी वो बैठेंगे फैक्ट्री में, कुछ काम नहीं है फिर भी बैठ रहा है। एक देखो दो दोस्त है, एक को सच में काम है, दूसरे को काम भी नहीं है, फिर भी बोलता है नहीं नहीं इसको कंपनी देने के लिए बैठा हूं, और दूसरा भी उसको साथ देता है, नहीं नहीं ये मेरे साथ बात करेगा तो मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो बॉस बोलता है तू जा घर पे, तो बोलता है नहीं अब इसको साथ में ही लेके जाऊंगा, और हम दोनों एक ही गाड़ी पे आए, अब करे तो करे क्या। समझ में आती है क्या बात आपको? तो बोलते हैं कि अननेसेसरी, फिर वो बोलेगा बॉस को कि चलो ठीक है मेरे को भी दो ओवर टाइम। ठीक है क्या, समझ में आती बात? तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस। हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है, बट अगर पढ़ के नहीं गए हो, आपको ये पॉइंट्स ध्यान में भी नहीं आएंगे। देखो अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन मशीनरी, लाइटनिंग का खर्चा बढ़ जाएगा इवनिंग में, तो बात समझ में आती है क्या? पढ़ के नहीं गए हो तो ध्यान में आएगा ही नहीं, और पढ़ के एक बार भी गए हो ना तो ऊपर देख लेना एक बार, पंखे के पास ऐसे गलती से ध्यान गया ना ऐसे ऊपर, तो याद आ जाएगा हाँ हाँ लाइटनिंग, एक्स्ट्रा का लाइटनिंग का खर्चा लग रहा है, चलो लिख देता हूँ एक पॉइंट। एक्सेस टाइम, एक्सेस कॉस्ट बन जाएगा, लाइटनिंग का खर्चा, मशीनरी पे स्ट्रेन आ गया। और क्या कि अगर एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो हमेशा कभी डिसकंटिन्यू करेंगे ही नहीं, ओवर टाइम को करते चलेंगे। फिर और क्या है, फैटिग और डिफेक्टिव वर्क होता जाएगा, है ना, हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ये सारी चीजें। और क्या था, टेंडेंसी टू कीप वर्क पेंडिंग, और इंटेंशनली स्लो डाउन कर देंगे अपने काम को। ठीक है, ऑल दीज आर द पॉइंट्स फॉर व्हाट, ओवर टाइम के डिसएडवांटेजेस है, जहां पर लोगों ने देखना चाहिए कि लोग यूजुअल से ज्यादा भी ओवर टाइम ना करें। नेक्स्ट पढ़ लो। ओवर टाइम दूसरे तरीके से अगर एडवांटेज के साइड से सोचोगे तो एडवांटेजेस भी तो है ना। कभी देखो ऐसे इमरजेंसी आ गई कि कभी 2 दिन पहले मशीनरी शटडाउन हो गई थी, या ब्रेक डाउन हो गया था, पावर फेलियर कुछ भी हुआ होगा फैक्ट्री में, तो थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ। अब अगले दिन क्या कर लिया, ओवर टाइम करके दोनों को सेट ऑफ कर लिया। मतलब अगर मैं बोलूं तो ऐसा हो गया कि नॉर्मली क्या करते हैं ना, 10 आवर्स फैक्ट्री में काम करते रोज, तो क्या हुआ एक दिन उन्होंने 4 आवर्स काम किया और नेक्स्ट डे क्या कर लिया, 14 आवर्स काम कर लिया। फिर थर्ड डे उन्होंने और थोड़ा ज्यादा 12 घंटे काम कर लिया। तो ये वाला जो यहाँ पे 4 ही घंटे काम हुआ ना, तो वो यहाँ पर सेट ऑफ हो गया। फिर ये एक्स्ट्रा काम कर लिया ना 14-12, तो देखो ये बराबर से ऐसा सेट ऑफ हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल चलता रहेगा वो। चलो एक दिन 4 घंटे काम हुआ, चलो अगले दिन तो 14 आवर्स हो गया ना, चंगा। फिर अगले दिन और 12 घंटे काम हो गया, और अच्छा। फिर अगले दिन और थोड़ा सा 14-15 आवर्स स्ट्रेच करके कर लेंगे, तो ऑन एवरेज 10 आवर्स डेली। ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। एंड सच अदर कॉन्टिजेंसीज, तो बोलते हैं कि वो अच्छा भी है एक तरीके से कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ओवर टाइम की वजह से, लोग ओवर टाइम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। और बाकी सारी चीजों से ना, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है यार, मशीनरी काम कर रही है, मशीनरी का है ना, बटन चालू कर दो तो काम वो अपने आप करते रहेगी। लेबर लोग खाली नहीं बैठने की वजह, खाली नहीं बैठेंगे, ओवर टाइम करेंगे। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस मतलब क्या, और एम्प्लॉयज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितने हैं उससे ही काम बन जाएगा। तो बोलते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस से काम भी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, प्लस क्या होगा, कभी अगर पावर फेलियर हो गया, है ना, ये सारी ब्रेकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया, कुछ भी और हो गया,
तो फिर बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलते हैं देखो, बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। आप भी करते होंगे पढ़ाई में, कभी चलो 2 ही घंटे पढ़ाई हुई और नॉर्मली आप 5 घंटे करते हो, तो अगले दिन 7 घंटे कर लो, 8 घंटे कर लो, तो बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और सेटल हो जाएगा पूरा। चलो ठीक है, दोनों दिन मैंने सेम सेम पढ़ाई किया वैसे वाइज। दो ओवर टाइम वर्क, पढ़ो आगे। क्या बोलते हैं, ओवर टाइम को कंट्रोल करना जरूरी है, बोल रहे हैं ना यहाँ पर, इट के नॉट बी कंप्लीटली ओमिटेड, उसको कंप्लीटली ओमिट नहीं कर सकते। कोई एम्प्लॉय को करना है, ओवर टाइम चाहिए, वो करेगा और जरूरत है तो बिल्कुल करेगा, तो पर उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी है। और क्या बोलते हैं, वो थोड़ा मिनिमम लेवल तक रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी कितना भी कराओ, कल ऑर्डर नहीं देना है फिर भी आज लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे आज क्यों कर रहे हो, ऑर्डर तो कल जानी है तो कल कर लेना एक बार ओवर टाइम, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स, स्टेप्स नीचे गए हुए स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। किसका आंसर, कि जो ओवर टाइम है उसको कम करने के लिए या मिनिमम रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पढ़ो तो, इन्वेस्टिगेशन और ऑथोराइज्ड होना चाहिए। मतलब क्या, बॉस से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि सर प्लीज इस लेटर पर साइन कर दो या इस ईमेल पर आपका रिवर्ट डाल दो कि है ना ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरे बोलने पे ओवर टाइम कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, ड्यूली ऑथोराइज्ड, और इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि उसको एक्स्ट्रा पे ना जाए अननेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जो डिपार्टमेंट में ओवरटाइम हो रहा है उस डिपार्टमेंट में दिखाओ उसका कॉस्ट, रिकॉर्डेड सेपरेटली एंड शोन अगेंस्ट डिपार्टमेंट इनकरिंग इट। अब देखो, मैं अगर 2 सेकंड हाईलाइट करने के लिए टाइम दे रही हूँ तो उस 2 सेकंड में आपको भी पढ़ना है, और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो और डबल ध्यान देकर उसको देखना है या सुनना है और पढ़ना भी है। 2 बार आप क्लास में पढ़ रहे हो, ध्यान में रखो। इट इज नाउ 45 मिनट्स हो गए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम पर डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। इज दैट क्लियर? और इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि भगवान ना करे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर 7-8 मार्क्स के लिए आ जाए पूरा का पूरा लिखने के लिए, या इससे 2 क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपका नुकसान नहीं है, नुकसान तो कभी होगा ही नहीं। वैसे सब अच्छा ही होगा, क्लास एकदम, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, 100% से ज्यादा ही दूंगी मैं। इट विल बी 200% बट नॉट लेस देन दैट। मैं कम पढ़ाना नहीं पसंद करूंगी, रैदर कुछ ओवर पढ़ा दूं, एक्स्ट्रा पढ़ा दूं तो चलेगा। क्या बोल रहे, इफ ओवर टाइम tends to be permanent feature, the necessity of recruiting more men and shifting working should be considered। अगर कोई एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है, रोज का उसका काम है नट बोल्ट खोलना डिपार्टमेंट ए में, वहां पर उसके दोस्त भी बन गए, तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो है ना, ये आदमी को ए डिपार्टमेंट से बी में शिफ्ट कर दो। बी में तो नए दोस्त भी है ना, दोस्त नहीं है वहां पे, और बोल्ट का काम छोड़ के उसको और कुछ काम मिल जाएगा ना। अभी ये नट यहाँ पे खोल रहा है, यहाँ पर फिक्स करेगा, तो उसको उसमें बिजी भी हो जाएगा, वो वहां पर उसके दोस्त भी नहीं है, तो बोले अननेसेसरी फिर उसको ओवर टाइम की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टाइम ही लग जाएगा उसको काम कंप्लीट करने में। जब यहाँ पे एकदम फिट एंड फाइन काम करने लग गया ना, उसको कर देंगे डिपार्टमेंट सी में शिफ्ट। तो क्या बोलते हैं देखो, परमानेंट फीचर क्या है ना, इफ ओवर टाइम टेंड्स टू बी परमानेंट फीचर, ये आदमी रोज ओवर टाइम कर रहा है, तो क्या करो, नेसेसिटी ऑफ रिक्रूटिंग मोर मैन, इसके जगह और किसी को लाओ, इसके जगह, इसको आपने बी में डाल दिया ना, इसके जगह और किसी को लाओ, रिक्रूट करो। और एंड शिफ्टिंग वर्किंग शुड बी कंसिडर, या तो फिर क्या करो, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम शिफ्टिंग कर दो डिसाइड, और ज्यादा लोगों को रिक्रूट करो। अब ऐसे नहीं कर सकते ना डिपार्टमेंट एबीसी, तो ये जो पर्सन है इसका मॉर्निंग टाइम शिफ्ट कर दो फ्रॉम 9 टू, ऐसे कर दो, ये 2 बजे तक काम करेगा, 9 to 2 PM। और दूसरा वाला आदमी, ये ए है, ये इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और ये काम करेगा 2 बजे से 5 बजे तक। शिफ्टिंग अलग कर दो ताकि ये अपने टाइम पे घर पे जाएगा और ये अपने टाइम से आकर अपना काम करके वापस घर जाएगा, ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या बोल रहे हैं, आइदर ऐसा कुछ कर लो कि आदमी को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके पहले वाले डिपार्टमेंट में, बट इससे बेटर नीचे वाला ही है,
ठीक है, ज्यादा बेटर आंसर जो है ना वो नीचे वाला है। आप समझ रहे हो कि दिस इज व्हाट दे आर स्पीकिंग अबाउट, कि शिफ्टिंग कर दो, नेसेसिटी ऑफ रिक्रूटिंग मोर मैन एंड शिफ्टिंग वर्किंग शुड बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर देखो एक आदमी से काम हो सकता था, मतलब अगर 9 बजे कोई आएगा 5 बजे तक काम कर सकता है, बट देन सिंस ओवर टाइम को कम करना है तो बोलते हैं इसका मॉर्निंग टाइम रख दो और इसका इवनिंग टाइम रख दो, तो ओवर टाइम कंट्रोल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, if overtime is due to lack of plant and machinery or other resources, steps may be taken to install more machines or to give subcontracts alternatively to restrict प्रोडक्शन एज टू कंप्लीट इट विद इन द नॉर्मल टाइम। अगर ओवर टाइम का ये रीजन है कि मशीनरी कहीं पर कम पड़ रही है या कोई रिसोर्स के वजह से वो ओवर टाइम कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि फिर उतनी मशीन खरीद लो। ठीक है, क्या उतना आप मशीन खरीद लो, क्योंकि अगर वो अननेसेसरीली अगर एम्प्लॉयज को हैबिट हो गई ना कि वो ओवर टाइम कर रहे हैं और पे भी मिल रहा है, तो फिर उनको आदत हो जाएगी एंड दे वोंट ना डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे उसको। तो बोलते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मशीन की जरूरत पड़ती है तो एक तो एक्स्ट्रा मशीन ले लो या तो फिर किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो वो काम। हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ा था, ये याद करना एक बार सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन सो एज टू कंप्लीट इट विद इन द नॉर्मल टाइम। इज दिस क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है, फिर मैं एक बार आपको टाइम देती हूँ, जो ऊपर मैंने चार्ट बनाया है प्लस यहाँ पर भी कुछ मार्किंग की है, आपको करना है तो फिर उतना टाइम देती हूँ, प्लीज कर लो एक बार। ठीक है, क्या जो ऊपर चार्ट बनाया ना, आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स या कुछ ऐड करना है वहां पर, आपके हिसाब से आपको लगता है कंटेंट को देखकर जो बुक में है, मेरे हिसाब से तो मैंने लिखवा दिया, आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट है जो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है ये इंक्लूड होना चाहिए वहां पर, तो वहां पर इंक्लूड भी कर लो, प्लस मुझे टेक्स्ट भी कर देना, मैम इसको ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, आपकी बुक का फोटो खींच के भेज देना, उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, बाकी सारे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आपका क्रिएटिविटी देखने की, है ना, वो आपका भी पूरा हो जाएगा कि चलो मैंने कुछ दिमाग लगाकर किया है, और दूसरे बच्चे भी आपको फिर अप्रिशिएट कर ही देंगे, थैंक यू बोल देंगे, है ना। ओके मैम, कर देंगे हम, चलेगा। और देखो अगर वीडियो स्ट्रेच हो गया बहुत, अगर बड़ा लंबा बन रहा है ना, तो आप क्या करो, जितना आपको आज करना है, जितनी कैपेसिटी है उतना कर लो। अगर ऐसा लगता है कि अभी नहीं पढ़ सकते, बस अभी एग्जॉस्ट हो गए, तो फिर प्लीज पॉज कर दो, उसको अगले दिन रिज्यूम कर लो। ठीक है, क्या अननेसेसरीली पढ़ना नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुके हो, पढ़ लोगे तो ध्यान नहीं दे पाओगे और वो दिमाग में नहीं जाएगा आपके। तो प्लीज ये एडवाइस को ले लेना कि अगर वीडियो बड़ा बन जाए तो आप उसको जितना आपको करना है, आज का पूरा कोटा है उतना कर लो कंप्लीट, अगले दिन आप उसको रिज्यूम कर सकते हो वापस जहां पर छोड़ा था। ठीक है, अगर से 3 घंटे का वीडियो बन जाता है तो आपको अगर 1.5 घंटा करना है, 1.5 घंटा आज कर लो और 1.5 घंटा अगले दिन कर लेना, सो दैट यू नो आप एग्जॉस्ट नहीं हो और आराम से समझ पाओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि कोई क्वेश्चन को स्ट्रेच करके अपने आप अच्छे से पढ़ ले हम लोग क्लास में, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि चलो ठीक है, सुनने का मूड नहीं है फिर भी सुनते जा रहे हैं बस। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए मत करो, पढ़ने के लिए पढ़ो या समझने के लिए पढ़ो। ठीक है, कम पेजेस नहीं कंप्लीट करने हैं हमको, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स डू इट। आइडल टाइम, आइडल टाइम, आइडल टाइम फेवरेट है मैम ये तो, एम्प्लॉयज का भी फेवरेट, हमारा भी फेवरेट। किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे बस जो दूर बैठते हैं ऐसे, इनको आइडल टाइम नहीं पसंद। ये लोगों को, ये दो लोगों को आइडल टाइम नहीं पसंद। और ये जो है ना एकदम झुंड में काम कर रहे हैं एक साथ बैठ के, इनको थोड़ा सा बात करना, कभी समय चलना, घूम के आते थोड़ा सा बाहर, देख के आते क्या नया पुराना क्या है, चल हवा ही खा के आ जाते हैं, चलना 2 मिनट नीचे जाके चाय पी के आ जाते हैं, तो फिर आइडल टाइम। पढ़ो तो एक बार क्या बोलते हैं। आइडल टाइम, आइडल टाइम वो टाइम होता है, उस टाइम का वेजेस तो मिलता है और उस टाइम पर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। बोला ना मैंने, जैसे अभी आपको हवा खा के आते हैं, फैक्ट्री में थोड़ा चल घूम के आते हैं, चल थोड़ा सा नीचे चाय पी के आते हैं, वड़ा पाव खा के आएंगे, जूस ही पी के आ जाते हैं, चल ना यार पेट में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हम लोग जूस पी के आ जाते हैं। अब ये सारे टाइम पे क्या होता है, जूस पीने को उसको 1 घंटा तो नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट में काम करता तो प्रोडक्शन हो पाता, बट 15 मिनट आइडल टाइम हो गया। प्लस ऐसा उसने कॉस्ट शीट में लिखते वक्त क्या लिखा पता है क्या, जब उसने वो टाइम बुक किया ना, तो बोल दिया मैं ना सुबह 10 बजे से, 100 लिख दिया देखो, बोलता है सुबह 10 बजे से 10 AM टू 2 PM मैं काम कर रहा था। ऐसे का उसने क्या किया, टाइम बुक किया। टाइम बुकिंग, टाइम वीक शीट, जो वर्कशीट होती है अपनी, क्या टाइम शीट, वर्कशीट नहीं टाइम शीट, तो टाइम शीट भर दिया उसने ऐसा, 10 से 2 बजे तक मैं काम करा, 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे में काम कर रहा था। पर वो एक्चुअल में 4 घंटे काम नहीं कर रहा था, उसने तो आधा घंटा वेस्ट किया। आधा घंटा वेस्ट किया मतलब, चल नीचे जाएगा, चाय पिएगा, फिर थोड़ा सा कुछ खाएगा, चल उसका और मन हो गया तो जूस पिएगा, तो चलो हाफ एन आवर ऐसे समझ के चलो, 30 मिनट्स आइडल टाइम हो गया। टाइम तो बुक किया कितना भाई साहब ने, इतना, पर 30 मिनट तो वो काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग बट शोड एज इफ ही इज वर्किंग। तो देखो क्या बोलते हैं आइडल टाइम, आइडल टाइम कॉस्ट रिप्रेजेंट वेजेस पेड फॉर द टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग विच द वर्कर डज नॉट वर्क। काम करता है क्या वर्कर, नहीं, दैट इज टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज डन। वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज डन। As per CAS 7, idle time is the difference between the time for which the employees are paid or payable to employees and the employees time booked against the cost object. कितना उसने काम किया और कितना उसने टाइम बुक किया, दोनों अलग। अब उसने टाइम तो बुक कर दिया यहाँ पे 4 घंटे का, 4 आवर्स, एक्चुअल कितना काम किया उसने, 3.5 घंटे, है ना, कितना काम किया उसने, 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स, 3 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटा 60 मिनट्स का होता है। टाइम बुक कितने का किया, 4 घंटे का, एक्चुअल टाइम कितना काम किया, 3.5 घंटे का। अब ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, दैट इज व्हाट, ये 30 मिनट्स, इसको क्या बोलेंगे, आइडल टाइम। चलेगा क्या, हाँ मैम दौड़ेगा। दिस हैपेंस बिकॉज ड्यू टू वेरियस कॉजेस फॉर विच ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, द वर्कर रिमेन्स आइडल बट फुल वेजेस आर पेड टू हिम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इवन फॉर वर्कर्स हु आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, आइडल टाइम पेमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी मेड। हमने अभी तक कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या देखा, आवर्स बेसिस पे पे करते हैं,
आवर्स बेसिस पे कभी पे कर दिए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पे कर सकते हैं, चलो ठीक है, 4 घंटे के हिसाब से तो पे करना ही पड़ेगा। आइडल टाइम सोच के चलते हैं, वो अनअवॉइडेबल है। आइडल टाइम इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ह्यूमन एलिमेंट इज इन्वॉल्व, मशीन नहीं है वो। और आप बोलोगे नहीं नहीं तू मशीन की तरह काम ही करता रहे, 4 घंटे तेरे को बस काम ही करना है, उठना भी नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं देखना, घड़ी भी नहीं देखना, कुछ नहीं, बस नीचे आंखें लगा के काम कर, लगा के मतलब एकदम आंख वहां काम पे रख के वैसा काम कर तू, तो बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कल से मैं नहीं करूंगा काम। बाकी सारे एम्प्लॉयज भी उसको देख के एकदम खड़े हो जाएंगे एक साथ, चलो आई एम विथ मिस्टर एक्स एंड एक्स, जो भी मिस्टर एक्स वाई जेड, तो बोलेंगे कि मैं इसके साथ हूँ और मैं अग्री करता हूँ उससे, तो सब आंदोलन पे आ जाएंगे, एकदम बैठ जाएंगे सामने फैक्ट्री के, बोलेंगे हमारा बॉस तो एकदम हिटलर बन गया है, बोल रहा है सिर्फ काम ही करो, चाय भी नहीं पीने दे रहा है। तो बोलते नहीं, आइडल टाइम को तो आपको एज अ कॉस्ट कंसिडर करना ही पड़ेगा और वो अनअवॉइडेबल है। बट क्या बोलते हैं, वेरियस कॉजेस फॉर विच he is not responsible, the worker remains idle but full wages are paid to him, right? Even after workers who are paid on the basis of output, क्या बोल रही हूं मैं कि अगर वो आवर्स बेसिस पे ना भी पे करे और आउटपुट बेसिस पर पे करे, मतलब क्या कितने यूनिट्स बनाए उस बेसिस पर पे करे, फिर भी आइडल टाइम का तो पे उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है क्या, ये यहां पर बोलता है कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकता है आइडल टाइम के। ये देखो अभी मैंने बोला ना आपको, जादू है, मैं जो बोलती हूँ वो सच्ची सच्ची बुक में लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं, अनअवॉइडेबल आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या है, अनअवॉइडेबल है। टाइम लॉस्ट बिटवीन द गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क, ब्रेक फॉर टी, टाइम फॉर इंटरवल, टी टाइम फॉर इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर, टाइम फॉर टूल सेटिंग, एडजस्टमेंट ऑफ द मशीन एक्सेट्रा, है ना, प्लेस ऑफ वर्क, ब्रेक, उसको ब्रेक लेना है, चाय पीना है, मशीन को, है ना, अभी टूल्स चेंज करना है, या जो भी टाइम होगा, जिस टाइम में वो एक्चुअल काम नहीं कर रहा है बट उस काम का उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल टाइम है, आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम किसको बोलेंगे, वेट फॉर द जॉब, हाँ ठीक है, जॉब को चेंज करने के लिए उसके लिए वेट कर रहे हैं, टूल्स के लिए, मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस। अब कोई सुपरवाइजर आ गया, बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है सबको, बोल रहा है अभी रुको मैं कुछ बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दे दो, तो उतने 15 मिनट के लिए सब लोग हॉल्ट पे है, सब लोग उसको सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं सुपरवाइजर सर, तो बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। स्मॉल पावर फेलियर, थोड़े टाइम के लिए लाइट वगैरह चली गई, मजा है फिर तो। स्मॉल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन, मशीन रुक चुकी है, अब क्या करेंगे फिर। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडी है जिसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा बहुत आइडल टाइम हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर ठंडी है तो लोग ज्यादा टाइम ज्यादा चाय पियेंगे वगैरह, तो फिर उतना उनका थोड़ा सा आइडल टाइम ज्यादा होगा। और गर्मी के दिनों में क्या, थोड़ा बहुत, मतलब अब क्या इतनी, ये तो पानी वगैरह पीने का जो टाइम है, मतलब बार बार वो ठंडा पानी पीने जाएंगे, पानी पीकर आएंगे, मशीन बहुत दूर रखी है, तो वो क्या हो जाएगा उनका आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम, और एबनॉर्मल का अगर कुछ आइडल टाइम रहेगा ना तो वो फिर पीएनएल को डालेंगे, ठीक है क्या। एबनॉर्मल आइडल टाइम कब हो सकता है, ड्यू टू ब्रेकडाउन फॉर कंसिडरेबल पीरियड, मतलब ऐसे समझो अक्के दिन मशीन ब्रेकडाउन हो गया, पूरे दिन मशीन ने काम नहीं किया। अब उस दिन का तो ऐसा थोड़ी है कि आइडल टाइम पूरे दिन होता है, पूरे दिन एम्प्लॉयज बैठे रहे, उनका पे भी मिला वेजेस का, पर मशीन काम नहीं कर रही है, तो एम्प्लॉयज का पास तो एकदम तगड़ा रीजन है कि सर हम क्या करें, मशीन ही काम नहीं कर रही है। बेस्ट रीजन है वो तो। बचपन में होता था ना, मम्मी पेट ही दुख रहा है, मैं क्या करूं, स्कूल जा ही नहीं सकता, तो वो क्या होता है फिर, अबनॉर्मल हॉलीडेज जिसको बोलते हैं एकदम। बुखार आ गया वो तो समझ में आता है ना, एकदम बाप रे बुखार आ गया, चेहरे पर दिख रहा है, बट अननेसेसरी आज स्कूल में टेस्ट है, जाना नहीं है, मम्मी पेट दुख रहा है। कभी कभी जेन्यूनली दुखता भी है, अब पेट तो रोज नहीं दुखता, पर कभी कभी ऐसा कर लेते नाटक, मम्मी पेट दुख रहा है, मत जाओ फिर स्कूल। तो बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल आइडल टाइम, उसको क्या बोलते हैं कि कंसिडरेबल टाइम पीरियड के लिए ब्रेक डाउन हो गया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल चैप्टर में पढ़ा था क्या हमने, कि सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से काम रुकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो एम्प्लॉयज को आपके एक रीजन मिल जाएगा कि सर हमारे पास मटेरियल ही नहीं है, काम कैसे शुरू करें। ये तो किसका काम है फिर,
बाकी लोगों का जो भी परचेज डिपार्टमेंट है, रिक्विजिशन, परचेज, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, उनका काम है, परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि पीओ भेजे, टाइम टू टाइम मटेरियल मंगाए। तो हमने वो सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, याद करो। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, बाकी सारी चीजें, है ना। स्लैक सुपरविजन, स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट्स हो गया, फायर, फ्लड, स्टॉर्म एक्सेट्रा। अभी हुआ था ना, देखो कोविड में लॉकडाउन हो गया, सारी फैक्ट्रीज बंद, सब बंद। अब क्या करें? कभी कभी ऐसा स्ट्राइक हो जाती है, एम्प्लॉयज बस बैठे हैं फैक्ट्री के बाहर, स्ट्राइक है उनकी, पे तो करना ही पड़ेगा, पे नहीं करोगे तो सब भाग जाएंगे, स्ट्राइक है। ठीक है, क्या लॉकआउट्स, फायर, फ्लड, स्टॉर्म। फायर फ्लड आ गया, क्या करेंगे? आएंगे अपना बाकी सारा, है ना, समेटेंगे, उसमें ही वक्त गया। पूरा आग लग गई, पूरा मतलब एशेस है वहां पर पूरे, तो अब उसको क्लीन तो करना पड़ेगा, नॉर्मल, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ेगा, फिर तो वहां बैठ के काम कर पाएंगे। वरना क्या ऐसे ही थोड़ी आके मतलब वो पूरे एशेस में बैठ जाएंगे वहां पर कि चलो ठीक है प्रोडक्शन शुरू करते हैं? नहीं, 2-3 दिन उसमें चला जाएगा तो बोलते हैं आइडल टाइम, प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, पे तो करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ये सारे कॉजेस। तो क्या क्या कॉजेस पढ़े हमने? नॉर्मल जो चीजें होती है, जो अनअवॉइडेबल होती है, जैसे चाय पानी पीना, ब्रेक लेना, बाकी सारी चीजें, घूम के आना थोड़ा, नॉर्मल टाइम। और क्या हो सकता है कि टूल्स को चेंज करने का, मशीन का चेंज करने का टाइम, या जो भी वो अंदर के अंदर फैक्ट्री में जो काम यूज हो रहा है, जो करना ही पड़ेगा। स्मॉल पावर फेलियर हो गया, चलो घंटे भर के लिए लाइट चली गई, ऐसा। अब नॉर्मल टाइम क्या होता है कि कंसिडरेबल पीरियड के लिए ब्रेकडाउन हो गया, लॉकआउट, स्ट्राइक्स हो गया, फायर फ्लड, ऐसा कुछ हो गया। कंसील्ड आइडल टाइम such as manipulation of job breaking, wastage of time due to underemployment, that is unnecessary work like cleaning, grass cutting, gardening to employ idle men, and employment of skilled workers on unskilled jobs. तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है? कॉजेस ऑफ आइडल टाइम। ठीक है क्या? पढ़ो तो आगे क्या बोल रहे हैं। बोलते कि एक काम करो, डायरेक्टली ऐसे ना प्रैक्टिस मत बना दो आपके फैक्ट्री में कि इतने काम हुआ ना, चलो आइडल टाइम को इग्नोर कर दो और पूरा का पूरा टाइम ऐसे डाल दो वर्कशीट में। कहीं ना कहीं इस ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए जहां पर आइडल टाइम को लिखा जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या आइडल टाइम शुड नॉट बी बुक डायरेक्टली टू जॉब्स और प्रोडक्शंस। हाँ ठीक है, आइडल टाइम को हम डालते ही है, वैसे तो प्रोडक्शन में ही ऐड करते हैं, बट बोलते हैं उसका थोड़ा मेंटेनेंस जो है ना रिकॉर्ड का, वो अलग रखो, बिकॉज सच अ प्रैक्टिस may not only increase the cost of direct labor but also vitiates the comparison of idle time cost from time to time. In booking of time, idle or waiting time should not be normally recorded in the job card but on the separate idle. वो क्या बोलते हैं कि जॉब कार्ड में मत लिखो, वैसे देखो वो तो प्रोडक्शन को ही चार्ज होने वाला है, बस जब मेंटेन करो ना रिकॉर्ड तो बोलते हैं कि थोड़ा अलग टाइप से रिकॉर्ड करो। तो वो जो आइडल टाइम है ना उसको जॉब कार्ड पे मत डालो। जॉब कार्ड पे कितना डालो, ऊपर जो ये एग्जाम्पल है ना, जॉब कार्ड पे डालो 3.5 घंटा। भले ही आप प्रोडक्शन को तो इतने ही घंटे का पे चार्ज करने वाले, इतने घंटे का जितना पे करेंगे ना नॉर्मली, उतना ही प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे, पर सिर्फ मेंटेन करने वाइज अलग अलग मेंटेन करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सेपरेट रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स में बी प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग आइडल टाइम अकॉर्डिंग टू द कॉजेज विच गिव राइज टू इट। है ना, कि नॉर्मल टाइम लिख देंगे और उसका रीजन क्या था, पावर फेलियर था, मशीन का ब्रेकडाउन था, ना अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था, या तो चाय पीने, जूस पीने चले गए थे, जो भी है रीजन बता दो और आइडल टाइम को सेपरेटली रजिस्टर मेंटेन करके करो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्रोडक्शन को चार्ज नहीं करेंगे, कॉस्ट तो प्रोडक्शन को चार्ज करनी ही है, बस जो आइडल टाइम है सॉरी, बस जो आइडल टाइम है ना उसके हमको कॉजेस पता चले। क्या बोल रहे हैं? आइडल टाइम के कॉजेस पता चले विच गेव राइज टू इट, इसलिए थोड़ा अलग रजिस्टर मेंटेन करके बता दो कि सेपरेट सेपरेट कॉज बता दो कि कितना उन्होंने एग्जैक्टली जॉब पे काम किया है और कितना टाइम उन्होंने आइडल वेस्ट किया। वेस्ट मतलब आइडल टाइम हुआ है। ट्रीटमेंट
पढ़ो तो। अब देखो ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, आप उसको कैसे चार्ज करेंगे पढ़ो तो एक बार कैसे है। फिर से देखो स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, क्या ऊपर में क्या पढ़ा था, ये देखो यहां पर पढ़ा था। ओवर टाइम में भी क्या पढ़ा था, ओवर टाइम प्रीमियम, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, ओवर टाइम। और नीचे क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। ओवर टाइम मतलब ज्यादा काम करना, आइडल टाइम मतलब कम टाइम पर काम, कम टाइम तक काम करना। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। अनअवॉइडेबल अगर आइडल टाइम है तो कहाँ डालेंगे, हम्म। क्या बोलते हैं कि जिस काम के लिए किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है, उस काम पे वो काम कर रहा है, नॉर्मली उसको बोला है तेरे को वेजेस देंगे महीने का 10,000। अब थोड़ा बहुत जो आइडल टाइम उसमें हो रहा है ना, वो अनअवॉइडेबल है। तो जो पोर्शन अनअवॉइडेबल है उसका कुछ नहीं कर सकते। और क्या बोल रहे हैं, शुड रिमेन मर्ज्ड इन द प्रोडक्शन ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर ऑन विच वर्कर वॉज अदरवाइज एम्प्लॉयड। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम। अनअवॉइडेबल है उसका कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर। जो नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम उसको बोलते हैं वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करो। फैक्ट्री में ही हो सकता है ओवर टाइम, है ना। फैक्ट्री में एम्प्लॉयज लोग काम करते हैं, वहां ओवर टाइम या फिर आइडल टाइम हो सकता है, फैक्ट्री में घूमना, चाय पानी वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं फिर नॉर्मल जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दो और उसको क्या करो, for the purpose of effective control each of the type of idle time, that is idle time classified according to causes। है ना, अभी ऊपर हमने बोला कि अलग से कुछ मेंटेन करना है along with the causes of idle time। abnormal idle time usually heavy in amount, देखो कैसे वर्ड्स यूज करें, involve longer periods and would mostly be beyond control of the management। payment for such idle time is not included in cost and is adjusted through costing P&L account। देखो आपको हमेशा एडेड एडवांटेज है, ये जो है ना एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल ओवर टाइम प्रीमियम, एबनॉर्मल वेस्टेज, सारा जहां पर भी एबनॉर्मल कुछ आया ना वो आपको जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। याद कर लो इसको। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड टॉपिक पेंडिंग है, मतलब ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 4-5 पेजेस का प्रॉब्लम है ना, पूरा टॉपिक है वो। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब क्या कि कॉस्टिंग P&L और नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को एक ही बोलेंगे, मतलब क्या P&L अकाउंट ही बनेगा। और नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, कॉस्टिंग P&L अलग बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, दोनों अलग होते हैं, तो वो बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। और जब इंटीग्रेटेड रहेंगे तो दोनों साथ में बनेंगे, मतलब दोनों का इफेक्ट एक साथ होगा। चलेगा क्या, हम्म। ओके। क्या बोल रहे हैं, टेंडेंसी टू कंसील आइडल टाइम शुड बी डिस्करेज्ड, है ना। एंड इट इज अ नॉन इफेक्टिव टाइम and the resultant loss of the profit due to reduced production activity but also increases the cost per unit of production। नॉन इफेक्टिविटी तो चल ही रहा है, नॉन इफेक्टिव लेबर है वो, टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ज्यादा टाइम है ना आइडल में डाल रहा है, तो बोल रहे हैं नॉन इफेक्टिव तो है। नॉन इफेक्टिव का छोड़ो, पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का अननेसेसरी कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम आइडल टाइम को क्या बोलते हैं, आइडल टाइम होता तो है पर नॉर्मल पे करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एज अ फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू बी इनकर्ड, एम्प्लॉयज को हर महीने पैसा देना पड़ेगा क्या, हाँ। कौन सा खर्चा बोलेंगे इसको, फिर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना है, प्रोडक्शन कम हुआ या ज्यादा हुआ उतना तो लगता ही है। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो चलो वो कोई बात नहीं, फैक्ट्री वाले की मजा, एम्प्लॉयर की मजा। बट कम हो गया और यूजुअल से भी कम हो गया तो उसका नुकसान है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है कि यूनिट्स के बढ़ने कम होने से वो कम ज्यादा नहीं होता,
मतलब एम्प्लॉय ने 1 लाख यूनिट्स क्या बनाए तो उसको मिलेंगे वैसे भी 10,000, और उसने अगर समझो 1 लाख बदले 1 लाख के बजाय 80,000 यूनिट्स ही बनाएंगे, फिर भी उसको कितना देना पड़ेगा? 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। यूनिट्स देखो 1 लाख के 80 हो गए, 80,000, तो कॉस्ट भी तो वैसा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो गया ना फिर उस वाइज। irrespective of the reduced quantum of production due to loss of labor time, idle time should therefore be highlighted prominently so that action can be taken to remove the causes thereof. Okay, although for obvious reasons it is not possible to record minor detail, vigilance is necessary for finding out long term idleness among the workers. माइनर डिटेल्स नहीं लिख सकते आप। ये पानी पीने 4 बार गया, इसने चाय आज 5 बार पी, जूस पीने इसको आज 2 बार जाना पड़ा और इसका पेट 2 बार गड़बड़ था। इतना माइनर डिटेल्स को मेंटेन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो बोलते हैं कि एक है ना कुछ तो मेथोडोलॉजी रखो जिससे अगर लॉन्ग टर्म आइडलनेस हो जाए वर्कर्स में तो पता कर पाए कि इसके कॉजेस क्या क्या है। डू यू गेट दिस? और इसमें कुछ लिखा है क्या? मैंने कुछ आपके लिखने लायक हो तो लिख सकते हो। ये है, ये लिख लो एक बार। ठीक है क्या? ऊपर के जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए उसके बेसिस पर ये होमवर्क है। आइडल टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, प्लीज पढ़ के आना। जनरल प्रिंसिपल्स इन डिजाइनिंग द रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, जनरल प्रिंसिपल्स इन डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय क्या बोलते हैं? पढ़ो तो एक बार। जनरल प्रिंसिपल्स इन डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को किस बेसिस पर रेम्यूनरेशन देना है? रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? वेजेस, उसका पे, उसका सैलरी कैसे देना है? आवर बेसिस पे देना है या पीस बेसिस पर देना है, ये डिसाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखो क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन इज द रिवॉर्ड फॉर द लेबर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड इज जनरली बेस्ड अपॉन आइदर टाइम स्पेंट और ऑन द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड। द फॉर्मर इज टाइम बेस्ड, मतलब जो आवर बेसिस है, आइदर टाइम बेसिस बोल रहे तो उस पे मिलेगा क्या? टाइम रिलेटेड रेम्यूनरेशन, एंड latter is known as what? Piece rated remuneration. Fixation of the method of remuneration in a proper manner is vitally important for any organization because it deals with the most sensitive item of the input, that is labor. Human element. दो तरीके की चीजों से डील करना है क्या? एक तो क्या टाइम रिलेटेड, एक है दूसरा पीस रिलेटेड। तो हमने पीस रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखे, देखो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उसके बाद क्या देखा? गैंट टास्क बोनस प्लान, उसमें दोनों ही देखा। आवर बेसिस पे देखे दो, फर्स्ट जो फॉर्मूलाज थे ऊपर के वो थे आवर बेसिस पे, एंड देन लास्ट वाला जो था वो पीस रेट पे डिपेंड करता है ना, हाईएस्ट पीस रेट। ओके, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स विच शुड बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग अ प्रॉपर मेथड ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन। ये कुछ नीचे दिए गए प्रिंसिपल्स है, इनको फॉलो करके बोलते हैं कि लेबर का रेम्यूनरेशन फिक्स किया जा सकता है। क्या बोलते हैं? पढ़ो तो, सिंपल टू अंडरस्टैंड। और जो भी कोई सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं, वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सिस्टम शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन डिटेल। आवर्स है ना, टाइम बेसिस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं,
पीस रेट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरियस एलिमेंट्स। द एम्प्लॉय शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द मेथड विदाउट एनी डाउट। एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं लग रहा है हमको घुमा फिरा कर कुछ तो नया स्कीम बता रहे हैं, नहीं, उनको एकदम भरोसा होना चाहिए, नहीं नहीं ये जो बात कर रहे हैं ना ये बराबर बात कर रहे हैं, मतलब इनका जो रेम्यूनरेशन का सिस्टम है वो बराबर से काम करता है, उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होने चाहिए और कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट, the method should be flexible enough to adopt any changes or variation which may become inevitable at the later stage। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, जैसा गैंटास बोनस प्लान है ना वैसा एकदम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऐसा मेथोडोलॉजी होना चाहिए जो टाइम के साथ, या कुछ अगर कभी हो जाए ऐसा डिफरेंशिएट की कम टाइम काम किया, ज्यादा यूनिट्स बना लिए, इजीली कैलकुलेशन हो जाए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और अगर क्या बोलते हैं इन्हें कोई चेंजेस वगैरह हो जाए या कुछ वेरिएशन हो जाए तो ज्यादा दिक्कत वाला काम ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेबर्स लोगों ने उसका जो मेथोडोलॉजी है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, अडॉप्ट एनी चेंजेस और वेरिएशन होना चाहिए, मतलब इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोल दूं तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। नेक्स्ट, the method should be able to cut down, stabilize the labor turnover, which is often causes due to unsatisfactory and unacceptable method of remuneration। हमने पढ़ा था ना, देखो लेबर टर्नओवर का कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि लो पे, कम पे करने की वजह से वो भाग गए, वो बोल दिया उन्होंने एम्प्लॉयर को हम काम नहीं करेंगे, आप बहुत झिकझिक करते हो, पेमेंट नहीं करते हो टाइम पे और हर बारी कुछ नया बता देते हो, तो बोलते कि नहीं ये जो है ना मेथड स्टेबिलाइज्ड होना चाहिए जिससे लेबर टर्नओवर ज्यादा ना हो, मतलब ऐसे नहीं आज एक गया कल दूसरा आया, फिर एक गया फिर दूसरा आया फिर गया, ये ऐसे सबको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि स्टेबिलाइज करो अपना लेबर टर्नओवर को, ज्यादा ऑफन ऐसे ऊपर नीचे मत होने दो, और अपना जो आपका जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो बराबर से दो, सो दैट वो अनसेटिस्फैक्टरी माइंड से ना काम करे, सेटिस्फैक्शन रहे उनको कि चलो हम लोग जितना काम करें उतना हमको पे मिल रहा है। इज दैट ओके? यस। नेक्स्ट, the method should ensure fair wages to the employees so that both employers and the employee can gain by such method। एम्प्लॉयर को अपना प्रोडक्शन मिल रहा है, अच्छे से काम करके मिल रहा है ना, वो बेच के प्रॉफिट कमा रहा है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय को क्या सेटिस्फेक्शन है कि चलो ठीक है मैं काम कर रहा हूं ना, मेहनत का पैसा भी मिल रहा है, तो दोनों को गेन है इसमें। बोलता है देखो, ensure fair wages to the employees so that both employer and the employees can gain by such method। the former by way of higher productivity, बताया ना मैंने आपको, हायर प्रोडक्टिविटी कौन किसको, एम्प्लॉयर्स को, एंड लेटर बाय वे ऑफ हायर अर्निंग्स, उसको पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेंटिव पेमेंट उनके रेम्यूनरेशन का पार्ट होना चाहिए विद अ व्यू टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। इंसेंटिव देना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, इंसेंटिव के बिना उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। हमने ऊपर देखा ना इंसेंटिव क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसको फिर अंदर से हिम्मत आए कि चलो ठीक है मैं और काम करूंगा और मेहनत करूंगा, मुझे और ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, मुझे और ज्यादा बोनस मिलेगा, मैं और काम करूंगा, सर मुझे अच्छा भी बोलेंगे, अच्छा वेरी गुड बोलेंगे, कीप इट अप बोलेंगे, तो ये सारी बातें, ठीक है। इंसेंटिव पेमेंट शुड बी पार्ट ऑफ व्हाट, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट, द मेथड शुड बी एबल टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ एब्सेंटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही लो पे कर रहे हैं, एब्सेंट रह रहा है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, ऐसा पेमेंट दे दो उसको कि कभी भी वो एब्सेंट ना रहे, ज्यादा एब्सेंट ना रहे, अननेसेसरी एब्सेंटिज्म ना रहे, है ना, सो दैट अवॉइडेबल वेस्टेजेस इन लेबर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। समझा क्या आपको? बोल रहे हैं कि ऐसा उनको पेमेंट दे दो, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया तो बोलेगा अरे एम्प्लॉयर तो पे करता ही है, हम लोग आइडल टाइम भी करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट भी करेंगे तो देता तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। और अगर कम देगा बहुत तो बोलेंगे यार ऐसे भी कम देता है, तो जितना रिक्वायर्ड मेरे हिसाब से काम है उतना देता हूँ, चल बनता हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये सब सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके एक फेयर प्राइस निकाल दो जिसको आपको एम्प्लॉय को देना है। द मेथड शुड बी अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू हायर प्रोडक्शन एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। एक तो क्या होना चाहिए, हायर प्रोडक्शन होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए आउटपुट की, लेबर भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश, बाकी सारे फैक्ट्री में भी खुश, और सब अच्छे से काम भी हो रहा है, हायर प्रोडक्टिविटी, है ना, बाकी सारी चीजें। फिर एम्प्लॉयर बोलेगा पार्टी, एम्प्लॉय भी बोलेंगे जोर से सर पार्टी आज, ठीक है क्या? ओके,
मैक्सिमम पोर्शन तो जो है ना थियोरी का वो कवर कर चुके, थोड़ा बहुत और है, यू कांट हेल्प इट, थियोरी है और पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं आई ऑल्सो कैन नॉट हेल्प, क्योंकि देखो पॉइंट्स को डिस्कस करना जरूरी है। अगर मैंने आपको ये बोल दिया ना प्लीज एज अ होमवर्क इसको पढ़ लो, पढ़ भी सकते हो, देखो एज अ ये सारे पॉइंट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड है, मैं इतना मेहनत क्यों कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू समथिंग वैल्यू एडिशन। देखो अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना ये, तो आप इसको 2 मिनट भी नहीं लगाओगे खत्म करने में, 2 मिनट ऐसा बस ऊपर से पढ़ लोगे जो भी पढ़ना है, और हमने इसमें 1.5 घंटा लगा दिया सिर्फ 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस करने में। क्या मैम? ओवर टाइम प्रीमियम, आइडल टाइम, और जो भी रेम्यूनरेशन वगैरह पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय का वो, और ये पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखो CAS 7, अब आपको नहीं पता कि अगर समझो एबनॉर्मल से हो गया तो कहाँ डालना है, अगर लैक ऑफ एम्प्लॉय हो गया कॉज तो कहाँ डालना है उसको, एबनॉर्मल सिचुएशंस आ गई तो वो ओवर टाइम को प्रीमियम को कहाँ डालना है, तो जो ऊपर हमने चार्ट बनाया ना उस तरीके का। समझ में आती है क्या बात? यस मैम। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट देखो हमने ये डिस्कस किया है कुछ, ऑर्डिनरी लेवल्स, हाई वेज लेवल्स, ग्रेजुएटेड, है ना, टाइम रेट, स्ट्रेट पीस रेट, और भी देखो और थियोरी है, ये सारा बताओ बोलते हैं, टाइम रेट क्या है, हाई वेज रेट लेवल क्या है, पीस रेट क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर हमने देखो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था एक स्ट्रेट पीस रेट का, इसको हम डिस्कस कर चुके थे। फिर टेलर वगैरह वगैरह ये डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? हाँ। इमर्जेंस एफिशिएंसी सिस्टम को तब डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए, अभी बोलूंगी ना तो ये फिर कुछ नहीं, थियोरेटिकली समझा दूंगी, क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे इसका, ठीक है? तो जब उस लेवल के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस पोर्शन को कवर कर लेंगे वहां पर। नेक्स्ट है ना, ये सारी चीजों को वहां कवर करेंगे। इंडिविजुअल बोनस प्लान, आज इसको कवर करेंगे हम, इंडिविजुअल बोनस प्लान। अब ये सारे लोग आ गए फिर उसमें, हेल्सले प्रीमियम प्लान, हेल्सले वियर्ड प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान, बाथ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। अभी तक देखो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अब ये और 4 फॉर्मूलाज ऐड हो जाएंगे आपके लिस्ट में, जहां पर वो क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनस प्लान मतलब हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग से वर्किंग होगा। अच्छा मैम इंडिविजुअली है तो ग्रुप का भी कुछ बोला है क्या? बिल्कुल बोला है, देखो ग्रुप बोनस प्लान, इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन है उसको करेंगे तो समझ में आएगा कि ये हेल्थले प्रीमियम प्लान क्या है, रोबन प्लान क्या है, एंड बाथ वेरिएबल शेयरिंग प्लान क्या है। चलो फिर पढ़ते हैं हेल्थले प्रीमियम प्लान। कौन है हेल्थले? देखो बोनस, क्या दिमाग में आई होगी कि बोनस को कैसे निकाले? फैक्ट्री में ऐसा तूफान आया होगा कभी। फिर ये जो इंजीनियर भाई साहब थे ना, कौन? हैंसले, FA हैंसले, अमेरिकन इंजीनियर। क्या बोलते हैं देखो वो, इन दिस प्लान बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। क्या बोल रहा है? बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड। सेव करना टाइम का मतलब, देखो मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड, एक यूनिट को बनने में, ये एग्जाम्पल बता रही हूं बस ऐसे ही, एक यूनिट को बनने में 70 मिनट्स लगने चाहिए। कितना बोला मैंने? स्टैंडर्ड है ये, टाइम एंड मोशन स्टडी करके ऐसा आया कि 70 मिनट लगने चाहिए एक यूनिट बनाने को। पर क्या हो गया, कोई अच्छा एम्प्लॉयर बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ और अच्छा और तगड़ा उसने तरीका निकाल लिया जिससे टाइम कम लग गया, एंड ही इज यूजिंग व्हाट 40 मिनट्स टू मेक दैट प्रोडक्ट। कितना मिनट सेव कर रहा है वो यहां पर, कितना टाइम सेव कर लिया? 30 मिनट्स उसने सेव कर लिए, ये सेव हो गए। तो बोलते हैं हेल्सले भाई साहब ने बोला कि देखो एम्प्लॉय को अगर आपको एनकरेज करना है ना, तो जितना टाइम उसने सेव किया उस टाइम का उसको आप बोनस दो। क्या दो? बोनस। वही यहां पर डिस्कस किया है, इन दिस प्लान बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर अ जॉब, स्टैंडर्ड टाइम हमारे एग्जाम्पल में आ गया 70,
इफ द एक्चुअल टाइम टेकन इज लेस, एक्चुअल टाइम कितना ले लिया उसने 40 मिनट्स, देन द सेम द वर्कर बिकम्स एलिजिबल फॉर बोनस। 30 मिनट्स उसने सेव कर लिए, देन ही इज एलिजिबल फॉर बोनस। हाउएवर bonus is paid equal to wages of 50% of time saved। कितना बोल दिया? इक्वल टू वेजेस ऑफ 50% ऑफ द टाइम सेव। जितना टाइम उसने सेव किया इनटू जितना रेट पर आवर दे रहे उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उसका 50% क्या देंगे उसको? बोनस। क्या देंगे उसको? बोनस। अ वर्कर इज अश्योर्ड ऑफ टाइम वेजेस इफ ही टेक्स लॉन्गर टाइम देन द अलाउड टाइम। क्या बोल रहे हैं? अ वर्कर इज अश्योर्ड ऑफ टाइम वेजेस इफ ही टेक्स लॉन्गर टाइम देन अलाउड। अगर उसने 1 यूनिट बनाने को 70 मिनट लगते, ऐसे समझ लो 1 यूनिट बनाने में उसने अगर 75 मिनट्स ले लिए, उसने अगर 75 मिनट्स ले लिए तो स्टैंडर्ड तो वेज उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कुछ कम करके उसको देंगे, नहीं, उसको स्टैंडर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर उसने टाइम सेव कर लिया तो उस सेव्ड टाइम का 50% जो अमाउंट निकलेगा उतना उसको बोनस देंगे। ऐसा किसने बोला? हेल्सले भाई साहब ने बोला। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, पढ़ लो अपने आप। यहां पर वर्कर इज अश्योर्ड ऑफ टाइम वेजेस इफ इट टेक्स लॉन्गर टाइम देन अलाउड टाइम। अश्योर किया जाता है उसको कि उतना तो उसको नॉर्मल टाइम जितना बोला है उतना मिलेगा। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द टोटल वेजेस इज एज फॉलोज। ऐसा उसका कुछ है फॉर्मूला, समथिंग लाइक दिस। फॉर्मूला को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर तो ऐसा दे दिया h इंटू आर प्लस 50% ब्रैकेट में s माइनस एच इंटू आर। अब ये ठीक है, अब इसको समझना है क्या आपको? हाँ मैम हमको समझना है। तो देखो नीचे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर अच्छे से प्रेजेंट करके आंसर भी निकाल लेंगे। क्या बोलता है देखो, अब ऐसे समझो आप काम कर रहे हो, ऐसे इमेजिन करो आप एक एम्प्लॉय हो, अभी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज बना रहे हो। सपोज आप ये मोबाइल बना रहे हो, यू आर मेकिंग दिस फोन, ठीक है, आप ये एप्पल का फोन है, ये आप बना रहे हो। अब टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 48 आवर्स। क्या बोलता है कितना टाइम लगता है? 48 आवर्स, ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। अ वर्कर टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। वाह क्या बात है, क्या समझ में आता है यहां से? टाइम अलाउड कितना है? 48 आवर्स। काम कितने आवर्स में काम को कर लिया उसने? 40 आवर्स। मतलब यहां से समझ में आता है कि उसने कुछ सेव कर लिया आवर्स को, 8 घंटे सेव कर लिए, उतना बोनस मिलेगा। टाइम रेट पर आवर इज ₹15। 1 आवर का रेट कितना है? ₹50। 1 आवर का रेट कितना है? ₹15। काम कितने घंटे करना चाहिए था उसने? कितने आवर्स काम करना चाहिए था? 48 आवर्स में कंप्लीट करना चाहिए था एक पर्टिकुलर जॉब। ऐसे लिखो तो चलेगा क्या? ये पर्टिकुलर जो बंदा है इसने 48 आवर्स लेके ये जॉब को कंप्लीट करना था, उसने कितने टाइम में कर दिया? 40 आवर्स में। तो मैं ऐसे बोलूं कि उसने 8 आवर्स को सेव कर लिया। 8 आवर्स सेव्ड। अब ये 8 घंटे का वो बोलता है बॉस को जाके, सर मैंने ये 8 घंटे सेव कर लिए, प्लीज इसका मुझे ये दे दो जो भी है बोनस। तो अभी मैं ऐसे बोलूं तो चलेगा? चलो, वो अगर बॉस को जाके, सर देखो 1 घंटे का 15 रुपया है ना, 48 घंटे के हिसाब से दे दो। बॉस बोलेगा चल तूने 48 घंटे काम किया? नहीं। बोले मैंने तो 40 घंटे काम किया, 40 घंटे ही काम किया। तो बोले नहीं, जितना काम किया ना उतना तो पैसा ले ले, निकाल लो। और फिर बोलेंगे सर मैंने तो टाइम सेव कर लिया ना, 8 घंटे बचा लिए, फिर उसका कुछ नहीं किया। बाकी एम्प्लॉयज को आप 48, अगर समझो ये वाला इंसान है, इसने 48 आवर्स में, इसने 40 घंटे में बेचारे ने काम किया और इसने 48 आवर्स लगा के वही काम किया, बोलता है टाइम अलाउड उतना है ना, मैं उतने टाइम में काम करूंगा। तो इसको 48 आवर्स के हिसाब से मिल रहा है, 48 आवर्स इंटू 15 ऐसा पे मिल रहा है। और ये बोल रहा है सर मैंने तो टाइम सेव किया, मुझे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, अब बताओ कैसे मिलेगा? तो बोलते रुक तेरे को बोनस देंगे। बोले कैसा बोनस देंगे बताता हूँ। बोले पहले इतना तो ले ले, 40 इंटू 15 करो तो एक बार, कितना हो गया हिसाब? 600 रुपए, ₹600। बोले ले।
ये तेरे 600 रुपए तेरे काम के, मेहनत के, 40 घंटे काम किया उसका ले ले। बोले सर मैं खुश नहीं हूं, मेरे को खुश करो थोड़ा, मैंने 8 घंटे सेव कर लिया, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कल से मैं भी 48 आवर्स लेके काम करूंगा और आपको चुपचाप मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 720, है ना। दूसरा ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको मिल रहा है 720 और मुझे टाइम सेव करके आप दे रहे हो 600 रुपए। बहुत नाइंसाफी है, एकदम नाइंसाफी है, बताओ अब क्या। तो बोले रुक यार, ऐसे दिमाग मत खा तू, मैं देता हूं तेरे को। बोले कैसे देंगे सर, तूने कितना टाइम सेव कर लिया। बोले सर मैंने 8 घंटे। बोले कैसे वर्किंग बता, ऐसा ऐसा है क्या सर, अलाउड टाइम था 48, मैंने देखो 40 घंटे में काम कर लिया। वो एम्प्लॉय बोल रहे हैं मेरे को ऐसा 8 घंटे मत बोल, मेरे को वर्किंग बता कैसा करना है, ऑन पेपर बता कैसा तूने निकाला वो। तो बोलता है देखो सर, लिख के बता रहा है 48 आवर्स का टाइम अलाउड था, सुपरवाइजर सर बोल के गए थे 48 आवर्स आपको अलाउड है, और मैंने उसको काम को 40 घंटे में कर लिया, मतलब सर मैं माइनस कर रहा हूं देखो यहाँ पर, और मैंने 8 आवर्स को सेव कर लिया। सर अब 8 घंटे सेव कर लिया ना, प्लीज इसका भी ₹15 से मुझे दे दो। तो बोले नहीं 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 नहीं, बोनस ऐसा नहीं मिलेगा। बोनस क्या मिलेगा तेरे को, इतने का 50%, इतने का 50% मिलेगा तेरे को बोनस। बता दो, निकाल दो तो क्या आ गया बोनस का रेट, 8 आवर्स इंटू ₹15 इंटू 50%, तो कितना आ जाएगा वो, ₹60। तो टोटल कितना मिल गया उसको, बोले देखो 600 और ये 60, तो टोटल प्राइस उसको मिल गया 660। तो ये किसने बनाया, हेल्सले। हेल्सले भाई साहब ने फॉर्मूला बनाया, देख लो ऐसे ही फॉर्मूला बनाया। ओ ओ एक सेकेंड,